कितनी गोलियां लगी थी आपको? 7 गोलियां लगी थीं और ग्रेनेड का कुछ छर्रा लगा था हाथ में, जिसमें एक गोली तो है, बाकी पार करके निकल गई। नरेंद्र नाथ धर दुबे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र प्राप्त करते हुए कैसे मारा गया भारत का ओसामा बिन लादेन? गाजी बाबा के अड्डे को रेड किया और रेड करने के बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। कैसे कैसे कोड्स आप लोगों ने डिकोड किए? आप खुद ही सरप्राइज थे कि ये क्या कोड में बात हो रही है? आरडीएक्स वगैरह को जो है वो आटा बोलते थे। जैसे 15 लड्डू दे देना उसको, तो मान लेते थे लड्डू बोल रहा है तो ग्रेनेड होगा। कितने डंडा आए, यानी AK-47 कितना आया? मैंने कहा व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव देन? तो उसने बोला सर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 2050 में कश्मीर तब खुले जब मैं बोलूँ खुले, और कश्मीर मेरे एक आवाज़ पे बंद हो जाए। इमरान हाशमी की पहले की फिल्में भी देखी आपने? मैं उनकी खाली शंघाई देखा था, लकीली वो अच्छी थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं देखा था। अच्छा किए थे। तो कालर ने बोला कि मैं प्राइवेट सेक्रेटरी टू डोभाल साहब बोल रहा हूँ और आपसे बात करना चाहते हैं। अक्सर लोग इल्जाम लगाते हैं कि इतने सारे लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से यहाँ आ गए हैं, ये आ कैसे गए? मतलब वो सुरंग खोदते हैं और आप उनको... तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। थोड़ा और गहरा हमें पता लगा। कहा सर आपके हिंदुस्तान में है ना, टेररिज्म के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से लड़ते हैं। ओके। हम ज़कात के पैसे से लड़ते हैं। जो मेरा एक लेबर 100 रुपये दिहाड़ी कमाता है ना, वो शाम को 10 रुपये भारत के खिलाफ जिहाद लड़ने के लिए डाल के डोनेशन में जाता है। ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में लोगों की अंग्रेजी कमज़ोर क्यों है। आप जानते हैं क्यों है? नहीं, बिल्कुल आप बताएं। क्योंकि उनके जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें JNK नहीं है। कोई टेररिस्ट सामने आ जाए और माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देते हैं या? बड़ा आपने टेढ़ा सवाल पूछ दिया। सर ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ, आपको लगता है उनका रोल उसमें था? ओवरग्राउंड वर्कर के बगैर कश्मीर में टेररिज्म कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। TRP पे वेलकम द रौनक पॉडकास्ट में आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने भारत के सबसे खतरनाक टेररिस्ट गाजी बाबा, जिसे इंडिया का ओसामा बिन लादेन भी कहा जाता था, उसको मार गिराने वाले ऑपरेशन को लीड किया था। इस ऑपरेशन में इन्होंने 7 गोलियां झेली, उनमें से एक गोली आज भी उनकी शरीर में मौजूद है, लेकिन फिर भी इस मिशन को उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा। स्वागत करिए BSF के एक बहादुर और बेहतरीन अफसर, फॉर्मर DIG श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे जी का। जय हिंद सर। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपकी वीरता की जो कहानी है, आपकी स्टोरी सबने सुनी है, फिल्म के माध्यम से अब सब तक पहुंच भी गई है जी। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं। जी जी। हमारे दर्शकों को अगर समझाना चाहेंगे तो कैसे मारा गया भारत का ओसामा बिन लादेन? और देखिए, पहली बात तो ओसामा बिन लादेन उसको टाइटल मिली इस वजह से कि अगर आप देखें तो जो नया मिलेनियम चेंज हुआ, जिसको हम 2000 बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही पटल पे आतंकवाद का बड़ा एक अलग स्वरूप रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा अटैक शामिल है आपको WTO, यानी जिसको 6/11 कहते हैं, 9/11 बोलते हैं अमेरिका का, यानी उनका वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक हुआ था, उसको अलकायदा ने किया था, जिसका आर्किटेक्ट ओसामा बिन लादेन था। ठीक है, जिसको अमेरिका ने ऑलमोस्ट 10 या 11 साल के बाद मारा। जी, कहाँ पर? जस्ट क्लोज टू कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन पाकिस्तान। करेक्ट। तो उस समय से आतंकवाद की परिभाषा अमेरिकन के तरफ से और वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ से बड़ी एक अलग हुई। यानी उन्हें पहली बार शायद इस बात का एहसास हुआ कि आतंकवाद भी एक कोई चीज़ है जिससे बड़ा ख़तरा है। उससे पहले तो आतंकवाद की परिभाषा वो अपने तरीके से देते थे। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट अटैक हो चुका था 13 दिसंबर 2001 को। तो गाजी बाबा ने वैसे तो उससे पहले और भी बहुत सारे अटैक्स किए, लेकिन पार्लियामेंट अटैक शायद एक इतना बड़ा, कह लीजिए कि इतना बड़ा टारगेट था कि उससे बड़ा अटैक हो नहीं सकता था। उससे बड़ा अटैक इंडियन डेमोक्रेसी पे तो नहीं हो सकता था, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में थी और अटैक होता है। उसमें गाजी बाबा के भेजे सुसाइडर्स 5 मारे जाते हैं, लेकिन पूरा उसकी जो मास्टरमाइंडिंग है, उसका पूरा जो आर्किटेक्ट है वो गाजी बाबा ने किया था। तो इसलिए उसको इंडिया का ओसामा बिन लादेन कहा गया। और मारा भी इस वजह से गया कि उसने एक एग्रेशन अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी अंतिम जो वर्ष उसके थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कश्मीर दौरा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर में थे। शायद वो चाहता था कि उनकी मौजूदगी में कोई इतना बड़ा वो सेंसेशनल अटैक करे कि जिससे इंटरनेशनल मीडिया उसके इस एक्ट ऑफ
टेररिज्म को कवर करें। कवर कर लिया। अटल जी की बात हो रही है। अटल जी की बात, जी। बिल्कुल। 27 अगस्त को वो कश्मीर का दौरा उन्होंने किया और उसी दिन उनका कारकेट गुजरने के बाद लाल चौक के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट होटल के ऊपर अटैक होता है। उस अटैक में पूरी रात उसका ऑपरेशन बीएसएफ और जेएनके पुलिस करती है और अगले दिन अटल जी को जाना होता है वापस कश्मीर से दिल्ली। तो उस रात के ऑपरेशन में तो बीएसएफ ने सारे टेररिस्ट मार गिराए, 2 शहादत हमारी भी हुई थी, हमारे जवानों की भी। लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री महोदय को जाना था। तो मुझे लगता है इसके स्कीम में ये था कि आने के दिन मैंने वेलकम किया और जाने के दिन हम सेंड ऑफ देंगे। 28 को सेंड ऑफ मतलब क्या? उनका सेंड ऑफ ये था कि उस दिन भी हम कोई सुसाइड अटैक करेंगे और सुसाइड अटैक का उसने पाकिस्तानी टेररिस्ट को बिल्कुल इक्विप कर रखा था। और वो पाकिस्तानी टेररिस्ट जब वो अटैक के लिए निकल रहा था तो उसकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती, उसको मेरी एक पेट्रोल पार्टी ने जिंदा पकड़ लिया। ओके। अटैक से पहले उसका जिंदा पकड़ा जाना, दैट वाज द नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। और उसके इंट्रोगेशन को लेके और उसके तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े, जिसमें एक पूरी एक इंट्रोगेशन की पूरी कंप्लीट कड़ी है। कई उसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, बड़ी रियलिस्टिक स्टोरी हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे अगर आपने कोई चीज़ वर्कआउट की है तो टेररिज्म के उस टाइम में वो कितना अहमियत वाला हो सकता है। और उसको जोड़ते हुए एक से एक कड़ी जोड़ती गई, मेहनत हुआ और अनस्टॉप्ड उसका फॉलोअप हुआ। और उसका नतीजा ये रहा कि 29 के रात को, अगली रात को, उससे पहले हमने ऑलरेडी उस पकड़े हुए पाकिस्तानी के हाइड आउट को डिमोलिश किया, उसको रेड किया, उसके कंप्लीट वेपन्स और आर्मरी वहाँ से हम लोगों ने निकाले। एक ही व्यक्ति था? एक ही व्यक्ति था पाकिस्तानी, पूरी फुली आर्म्ड था वो, यानी कंप्लीट ही वाज सेट आउट टू अटैक। So was he a trained militant terrorist या कोई पाकिस्तान की आर्मी का कोई? नहीं, जैश ए मोहम्मद का वो ट्रेंड कार्डर था, यंग लड़का था, ही वाज हार्डली ऑफ 20 ईयर्स। फैसलाबाद, जिला फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान का 20 साल का व्यक्ति अगर आप फुल्ली ट्रेंड बोल रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग कौन से एज से शुरू हुई? उसकी ट्रेनिंग आई थिंक जिसको कहते हैं ना, वहाँ की कहावत की पैदा होते ही एक आपने वो शोले फिल्म में बड़ा मशहूर है डायलॉग, वो जय वीरू के बीच में, कि बस पैदा होते ही शुरू कर दिया था। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर वो बोलते हैं जी। तो वहाँ तो आप समझिए कि लाहौर और कराची के झुग्गियों से उठाए हुए ये नौविश बच्चे, जिन्होंने दुनिया एक मस्जिद और तबलीगी जमात के बाहर देखा ही नहीं है, वही एज है एक्चुअली उनको मोटिवेट करने का। ठीक है। वही एज है तैयार करने का। और वो एक नौजवान लड़का था, वो पकड़ा गया और उसने जो फिर हमें डिटेल्स दी, कुछ डिटेल्स उसने दी, कुछ जिस मकान में उसने हाइड आउट बनाया था उसके मालिक को पकड़ लिया हमने। तो ये पूरी एक रात में ये हुआ 28 के रात को। फिर 29 के डे में बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ, हमको आर्किटेक्ट मिल गया, मतलब जो जैश ए मोहम्मद गाजी बाबा की तरफ से पूरे कश्मीर के अंदर छुपे तहखाने बनाता था, उनके हाइड आउट्स बनाता था। इन एक नॉर्मल लुकिंग बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर अनयूजुअली वॉल के पीछे एक सीक्रेट चैम्बर क्रिएट कर देना, किचन के नीचे अंडरग्राउंड एक पैरेलल एक और चैम्बर क्रिएट कर देना, इस टाइप की चीज़ें वो लोग क्रिएट करते थे, जिसमें कि रेड के टाइम पे छुप जाते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी, बड़े बड़े घर होते हैं। तो हमने उस आर्किटेक्ट, उस कारपेंटर को भी पकड़ लिया और दोनों का जो 29 के दिन में इंट्रोगेशन हुआ तो हमारे पास 3 फरीक हो गए। एक तो जिंदा पाकिस्तानी गाजी बाबा का डिप्टी चीफ इस्टेब्लिश हो चुका था। ठीक है। इंट्रोगेशन में हमने ये पूरी डिटेल निकाल ली कि हु ही इज़। उसके बाद मकान मालिक जिसके घर के अंदर इसका तहखाना था, और तीसरा आदमी जो इस तरह के तमाम तहखाने बनाता था, और उनमें से एक तहखाना, एक सीक्रेट चैम्बर का उसको मुकम्मल जानकारी थी। तो ये काम हमने 29 के शाम तक कर लिया। तब तक प्रधानमंत्री जा चुके थे? तब तक जा चुके थे, और जा तो 28 को ही चुके थे। ठीक है। 28 के रात का फॉलोअप ऑपरेशन था जो 29 को कन्वर्ट हुआ, और 29/30 के नाइट में हमने गाजी बाबा के अड्डे को रेड किया। और रेड करने के बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। फिर तो हमारा एक्सचेंज ऑफ फायर, किलिंग ऑफ बोथ द पाकिस्तानीज। एक भागने की कोशिश की, एक ने, लेकिन वो भी मारा गया। और हमारे में एक शहीद बलबीर सिंह जवान की शहादत हुई, और करीब 8 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इंजरीज मेरी थी। बाकी हमारे साथी सीपी त्रिवेदी। कितनी गोलियां लगी थी आपको? मुझको 7 गोलियां लगी थी। 7 गोलियां उस ऑपरेशन में 7 गोलियां लगी थी, और ग्रेनेड का कुछ छर्रा लगा था हाथ में। ये था, जिसमें एक गोली तो है
बाकी पार करके निकल गई। तो ये रहा, हाथ शटर्ड हो गया था। तो लग- आमना सामना हो पाया था क्या? बिल्कुल, आमना गाजी बाबा को आप सामना प्रॉपर्ली मतलब- देख पाए थे? नहीं, देख नहीं पाए। उसका रीज़न ये था कि रूम में जब हम रूम का मुआयना कर रहे थे, जिसके अंदर उसका सीक्रेट चैम्बर वॉल के अंदर था, तो उसने लाइट ऑफ कर रखी थी। ओके। तो हम जब एंटर किए तो रूम में अंधेरा था। उसको फिर हमने वॉल में हाथ टटोल के स्विच बोर्ड ऑन किया तो लाइट जल गई। तो लाइट में कमरे में कुछ नहीं दिखा, कोई प्रॉपर्टी नहीं, अंगीठी, शूज, चप्पल, ओढ़ने की शाल, कंबल, फेरन जो होता है एक नॉर्मल कमरे में, और पूरा कमरा खाली था। और एक बड़ा अजीबोगरीब तरीके से वॉल में एक शीशा लगा हुआ था, जो शीशा अनयूजुअली बड़ा था, और वो शीशा फिटेड है, लगता था वॉल में कोई भी लुकिंग मिरर है। ठीक है। उसके नीचे ट्रे था, तमाम कुछ ड्रेसिंग मटेरियल था, कंघी, परफ्यूम, सम पाउडर, सॉर्ट ऑफ थिंग, और उसके अलावा कुछ दिखता नहीं था। लेकिन जब हमने कारपेंटर को इंट्रोगेट किया, जो कि सीढ़ी में था, जब हम ऊपर चढ़े तो उसको भी साथ लेके गए थे। ठीक है। तो उसने जब इंडिकेट किया शीशा, इसके पार तो हमको एक रात पहले किचन, जो उस पाकिस्तानी का हमने किचन के अंडरग्राउंड एक चैम्बर रेड किया था, ठीक है उसका कुछ याद आ गया। जैसे माइंड में इट रिमाइंडेड, 24 घंटा पहले ही एक रेड हुआ था। जी। तो शीशा कोई साधारण शीशा नहीं था। शीशा मतलब अपने आप में एक वो स्टोरी था। शीशे का इशारा करना, शीशे को तोड़ा जाना, और अंदर से जो हमारा स्वागत हुआ गोलियों से और ग्रेनेड से। कितने लोग थे अंदर उस समय? हम लोग 8 लोग थे। उस तरफ, शीशे के उस तरफ? शीशे की सिधाई से 2 लाइन बन गई, यानी शीशा जब तोड़ा तो उसके जो साइड वाली जगह बची, उसमें 2 हमारे कोलीग ऑफिसर उधर की तरफ हो गए, हाँ। सीपी त्रिवेदी, बेनू चंद्रन, और इधर 7 लोग। साथ में पहले बस्ट से ही हमारे सामने ही बलवीर सिंह कांस्टेबल, जो मेरा अंगरक्षक था, उसको एक ही गोली लगी और वो गिर गया। बाकी जो उसमें 2 ऑपरेटर हमारे थे, मानिक नाथ, हेमचंद जोशी, फिर राजेश भदौरिया, कुलदीप, ओमवीर और मैं, तो और सबको थोड़े थोड़े ग्रेनेड के छर्रे लगे, क्योंकि उसने जो ग्रेनेड्स मारे, उसकी क्या कोशिश थी कि ग्रेनेड के स्मोक से अंधेरा हो जाए और उस अंधेरे और उस स्मोक का फ़ायदा उठा के वो सीढ़ी पकड़ ले। भागने का रास्ता एक ही था। वो अकेला था? 2 थे। अच्छा, 2 थे। राशिद भाई, एक और पाकिस्तानी अंदर था। अकेला गाजी बाबा के स्टेटस का टेररिस्ट हमेशा 2 होते हैं, 2 या 3 होते हैं, जनरली 2 होते हैं। एक उनका बॉडीगार्ड होता है, ये उनका सिस्टम रहा है। तो हमको पता तो 2 तो होंगे ही होंगे अंदर। तो वो ने कोशिश की, लेकिन गाजी बाबा तो फर्स्ट बस्ट में ही गोली खा गया। शीशा तोड़ने के बाद जो पहला फायर किया, उसी पे उसको लग गई, क्योंकि वो हाइड आउट का जो शीशे का जो फ्रेम था ना जी, तो उस पर आधी बॉडी उसकी सामने की तरफ लटकी थी और आधी अंदर थी, यानी पूरा एग्जिट कर नहीं पाया था। दूसरा टेररिस्ट निकल गया, उसमें से निकला और टेरेस से कूदने की कोशिश की तो वो नीचे मारा गया। और इंजर्ड लोग तो फिर जगह छोड़ते गए। और लास्ट में मुझे दाहिने हाथ का एहसास हुआ कि इसमें मुझे लगता है सेंसेशन नहीं है, राइफल हाथ से छूट गई मेरी, पिस्टल थी मेरे पास, 2 वेपन था, बाकी इंजरी का कोई इल्म नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं जब आपको 7 गोलियां लगी तो आपको पता नहीं चला कि हाथ का लगा, और किसी इंजरी 6 गोलियों का अंदाजा कुछ भी नहीं अंदाजा। इतनी स्पीड से गोली होती है, गोली की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा मास वेलोसिटी। सर 7 गोलियां फिर भी? हाँ, वैसे ही, मतलब अब फैक्ट है कि मेरे यूनिफॉर्म में तो उससे ज़्यादा छेद हैं, जो अभी भी रखी हुई है। वो 7 इसलिए लगी कि यूनिफॉर्म का थोड़ा लूज पार्ट भी होता है, यानी शरीर से चिपका ना हो, क्योंकि पैरा जैकेट लूज पहनते हैं, वहाँ से भी क्रॉस, उसके होल्स उससे ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब और उससे ज़्यादा है, जो अगर यूनिफॉर्म देखें, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं उसके पूरे होल के फ़ोटो में मार्क किए हुए हैं। तो लेकिन जो बॉडी में एंटर करी, वो 7 एंटर की। साथ में पैर की जैसे गोली थी, तो उससे बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो वो उसने मांस का पार्ट काटा और थ्रू एंड थ्रू हो गई। वो हमें पता लगा नहीं, ट्राउज़र के अंदर ब्लीडिंग थोड़ा मोड़ा हो रहा था। यहाँ पर पूरा बस्ट लगा था, तो यहाँ मैंने डायरेक्टर जनरल का एक कमेंडेशन इंसिग्निया स्टील का होता है, 1x1 इंच का प्लेट होता है। ओके, वो पार्ट है, दैट इज़ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। जनरली वो कैमोफ्लाइज ड्रेस में पहनते नहीं हैं, खाकी में पहनते हैं, बट मैं अंदर टांग रखा था, क्योंकि ड्रेस कई बार चेंज भी अब करते थे, तो बार बार वो पिन से टंगा हुआ। तो दीवार पिक्चर का सीन हो गया। और एग्जैक्टली इस पर कई सवाल हुए लोगों के, फिर उनको ओरिजिनली वो मेडल दिखाया ले जाके, और मुझे भी नहीं पता था। वो तो ऑपरेशन थिएटर से कटे हुए यूनिफॉर्म को उन्होंने पॉलीथिन में डॉक्टर्स ने डाल के ड्राइवर वरना को बहुत क्रिटिकल इंजरी हो जाती उस इंजरी का, फिर तो डेथ होती डेथ ना। होती है। इसलिए होता कि यहाँ बुलेट आने का मतलब है कि कोई सेव नहीं कर सकता था।
फिर साइड से फाड़ के पूरी गोली निकल गई है, तो पीछे टाँके लगे थे, पूरी इंजरी के निशान, लेकिन एक्चुअल जो बॉडी का ट्रंक है, केज है, उसमें गोली नहीं गई एक्सेप्ट इस गोली के। और बाकी हाथ पे लगा तो हाथ तो चलिए बच गया, कटने से भी बच गया। तो गाजी बाबा आप कह रहे हैं शुरू के ही अटैक में अल्लाह को प्यारा शुरू हो गया। में, शुरू के अटैक में ही उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, लगता है कि वो पहले ही झटके में खर्च हो गया वो। बाकी उसका जो साथी है वो भागने की कोशिश की तो वो भाग सकता ही नहीं था, जंप भी करता तो नीचे डबल कॉर्डन लगा हुआ था, मकान घिरा था, मकान के बाहर एक और कॉर्डन लगा हुआ था, तो जाता काम मारा तो जाता ही। उसको शायद इस बात का इल्म नहीं था कि ये कारपेंटर इनके साथ है, मुझे लगता है, क्योंकि तब मोबाइल का ज़माना था नहीं, कहीं से बात लीक होने के चांसेस बड़े कम थे, ह्यूमन एंड था जी। वायरलेस सेट होता था। तो आई थिंक वो इस मुतालबे में रह गया कि ये आ तो जाएंगे घर में, लेकिन मेरे सीक्रेट चैम्बर के बारे में इनको नहीं नहीं पता पता है। चलेगा। ये उसका अंडरलाइन पॉइंट था। ऐसी कौन सी कड़ियाँ थी जिसको अगर आप संक्षेप में बता सकें, जिससे ये पता चला कि गाजी बाबा को पकड़ा जा सकता है कुछ ही घंटों के अंदर? कड़ी उसकी ये थी कि जो उसका डिप्टी चीफ पाकिस्तानी जिंदा पकड़ा हमने, अंसार 20 साल भाई, वाला जो 20 साल वाला, हाँ। उससे पहले एक और हमारे पास लीड था। लीड ये था कि श्रीनगर सिटी में 2000 गाजी बाबा बेसिकली काफ़ी वायलेंट फॉर्म में आया 2000 में, क्योंकि 20 जनवरी 2000 को जब बहावलपुर में पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद नाम के ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लेरेशन किया, क्योंकि उसके 3 हफ्ते पहले ही वो IC 814 के एवज में छूटा था, ठीक है कंधार एयरपोर्ट जी। उसने जब स्थापना किया तो गाजी बाबा ऑलरेडी कश्मीर के अंदर उसके 7 to 8 ईयर्स हो चुके थे। तो यहाँ की जब कमान इसके हाथ में दी तो वो ऐसा फेज चल रहा था कि अगर आप हिस्ट्री को खंगालें तो बावजूद इसके भी कि करगिल हुआ था, बावजूद इसके भी कि IC 814 हुआ था, दोनों मुल्क की लीडरशिप कहीं न कहीं डायलॉग में इंगेज थी। और उस डायलॉग में इंगेज होने के दौरान प्रॉली ये जो एलिमेंट्स थे इनको ये सब पसंद नहीं था, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि इनका जो अश्करी जो मिलिटेंट विंग है वो इसे अप्रूव नहीं कर रही थी। तो गाजी बाबा ने फरवरी 2001 में उसने एक इंटरव्यू दिया था जी न्यूज़ को कैमरा पे। ठीक है। उस इंटरव्यू का लाइव फुटेज है और मूवी में तो उसका एक पार्ट भी दिखाया गया है। उस इंटरव्यू में उसने अपना माइंड दिया था कि वो इंडिया पाकिस्तान के इस इशू को किस नज़रिए से देखता है, और एज ए जैश ए मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन चीफ होते हुए वो इंडिया के बारे में क्या सोचता है। ही वॉज वेरी वेरी वायलेंट। उसने बोला कि मैं कोई भी चीज़ मीडिएशन मेरे तरफ से अप्रूव नहीं है और मैं भारत के अंदर कुछ बहुत ही सेंसेशनल अटैक करना चाहता हूँ और मैं करने जा रहा हूँ। उसमें एक जगह उसने अडवाणी जी का भी नाम लिया था उस इंटरव्यू में, तो उसकी मौजूदगी प्रूव हो गई थी। उसके बाद उसने फटाफट क्या किया कि JNK असेंबली पर अटैक किया 1 अक्टूबर 2001 को। JNK असेंबली अटैक में काफ़ी बड़ा अटैक था, उसका भी एक अलग हिस्ट्री है। और उसी के ठीक 72 दिन बाद उसने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट पर अटैक किया 13 दिसंबर को। इस अटैक के बाद खाली उसके इंट्रोगेशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत पिक्चर बाहर थी। पिक्चर भी तब फोटो तो ले नहीं सकता था कोई, कंप्यूटर स्केच खाली था कि वो ऐसा दिखता है ये है। और जो ये पकड़े गए थे पार्लियामेंट अटैक में, जो कॉन्स्पिरेसी के तहत पकड़े गए थे जी 3 या 4 एक्यूज्ड, इनके बयानात के बल पे गाजी बाबा के एक कैरेक्टराइजेशन बस पता था, ठीक है। कैसा दिखता है, क्या हैबिट्स है। पर जब रिवील हुआ तो वैसा ही था? जब रिवील हुआ तो वैसा ही था, लेकिन वो बड़ा चेंज करता था ड्रेस। ठीक है। उसका एक ट्रंक तो नकली दाढ़ी मूछ बरामद हुई थी उसके हाइड आउट के अंदर से। उफ। वो जब हाइड आउट हम लोगों ने तोड़ा तो एक ट्रंक मिला बक्सा, जिसके अंदर उसके अमेरिकन जैकेट, हिज़्ब की माला, उसके दाढ़ी मूछ चेंज करने के उसके तमाम तरीके वो सब थे। फेक आई कार्ड बनाने का हैंडीकैम कैमरा जिससे फ़ोटो लेके वो स्टैंप, मुहर, मजिस्ट्रेट की सब कुछ था। तो जब 2001 की घटना हो गई तो गाजी बाबा रडार पे आ गया और उसामे बिन लादेन हो गया इंडिया का। 2002 में इसने किलिंग्स बहुत करी, पिस्टल किलिंग, साइलेंसर पिस्टल की शूटिंग प्लस ग्रेनेड थ्रोइंग। ये श्रीनगर का एक रूटीन बन गया था। यानी कोई दिन अगर बिना किलिंग के निकला तो समझिए हम सोचते थे कि आज का दिन बड़ा अच्छा निकला। वो किसी भी यूनिफॉर्म पर्सनल की किलिंग होती थी। करता कौन था? साइलेंसर पिस्टल में इसके मॉड्यूल करते थे जो अंडरग्राउंड वर्कर्स थे। जो पिक्चर आई थिंक फिल्म में वो दिखाया है वो दिखाया, वो सही दिखाया सर। तो
ये एक चिंता का विषय बन गया था और पूरी पुलिस लीडरशिप, बीएसएफ, आर्मी, सब इस बात को लेकर वरीड थी कि श्रीनगर सिटी के अंदर ये किलिंग करा कौन रहा है। और बिल्कुल सटीक किलिंग होती थी, ठीक भीड़ भाड़ वाले एरिया में पिस्टल शूटिंग होती थी। तो बड़ा डिमोरलाइजिंग था, क्योंकि लड़कों को, जवानों को खड़ा ही उसी भीड़ के अंदर होना चाहिए था। बिल्कुल। तो कोई तो ये नहीं कह सकता हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर हम लोग काफ़ी चीज़ें वर्कआउट कर रहे थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री महोदय का जो आगमन था ना, वो एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट बना। उसमें उसके एम्बिशंस बहुत ऊपर चले गए। लेकिन ठीक इससे पहले एक आर्मी से भी इनपुट था कि श्रीनगर सिटी के अंदर ही कहीं न कहीं है ये, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी इनपुट था कि कहीं न कहीं इस एरिया में है। ठीक है। तो और जब पाकिस्तानी हमको जिंदा मिल गया, डिप्टी चीफ उसी का, जिसको इंट्रोगेशन में पहली कड़ी, पहले उसने इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं जैश मोहम्मद का हूँ, मेरा ये वहदा है, मैं गाजी बाबा की इतना ख़ास हूँ। तो मारा था क्या उसको बहुत? वो तो करना पड़ता है, ट्रूली स्पीकिंग। वो तो कितना आराम से बोल रहे हैं, पड़ता है। कितना लेवल करना पड़ता है? उसके कई लेवल होते हैं। एक बताइए ना कुछ। उसके कई लेवल होते हैं। जैसे कि इस केस में हमने पहले उसका सॉफ्ट इंट्रोगेशन किया। जब वो कोई अपना तारुफ दे नहीं रहा था, तो जैसे कहता था हम ऐसे आ गए, हम रात को सीमेंट के पाइप में सोए थे। अच्छा, तो तुम्हारे पूरे शरीर पर हथियार कैसे हैं? ये तो ऐसे ही हैं। तो तुम कश्मीरी बोल नहीं पा रहे हो, तुम पंजाबी उर्दू बोल रहे हो, नहीं वो तो ऐसे ही है। यानी थोड़ी देर तो वो हमें घुमाया। ठीक है। तो हमें पता था ये थोड़ा वेस्टेज है टाइम का, आधा घंटा 1 घंटा हमारा इसमें वेस्ट होगा। तो मैंने उसको एक कागज़ दिया और पेन। मैंने ऐसा करो, 2 मैंने चार्ट बना दिए। मैंने कहा एक तरफ तो अपनी पसंदीदा चीज़ लिखो जो तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कोई 10 चीज़ लिखो, आम, घास, अमरूद, जो इच्छा करे लिखो। और एक तरफ वो लिखो कि जो तुम बहुत नापसंद करते हो, जस्ट हेट इट। तो वो लिखा, उर्दू में लिखा। तो हमारे पास जवान होते हैं, मैंने कहा यार इसी उर्दू के नीचे इसका तर्जुमा कर दो हिंदी का, मतलब क्या लिखा है। तो जब मुझे कागज़ मिला, 5-10 मिनट में हो गई बात। तो मैंने उसकी क्या पसंद वाली चीज़ें हैं वो तो पढ़ा नहीं मैं। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट हियर टू प्लीज़ हिम, मेरे पास टाइम कम है और ये जैश की तरफ जा रही है घड़ी। तो मैंने कहा यार नापसंद वाली पढ़ी, तो पहला चीज़ जो लिखा था कि मतलब पता नहीं उसने क्यों दिमाग में बोला, साहब हमको नंगा होना बहुत नागवार लगता है। मतलब उसको पता था इंट्रोगेशन होगा। तो मैंने पहली लाइन पढ़ी, मैंने कहा ये क्या लिखा है तुमने? तो उसने बोला, साहब वो तो मैंने लिख दिया है कि नंगा होना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। तो हमने कहा हम यहीं से शुरू करेंगे। तो उसने बोला ये क्या आपने लिखवाई, फिर आपने क्यों? मैंने कहा यार देखो, मैं तुम्हारी विश लिस्ट पूरा करने के लिए तो बिठा नहीं रखा हूँ। चीटिंग करते हैं आप, ऐसा बोला नहीं उसने? चीटिंग के जज्बात, उसने गुस्सा दिखाया, मतलब काफ़ी रूठ गया एकदम, काफ़ी चिढ़ सा गया वो कि मतलब आप ऐसी बात कर दिए। तो हमने कहा यार नागवार तुम्हें लग ज़रूर रहा, लेकिन यार हम भी तहजीब वाले आदमी, हम शुरू यहीं से करेंगे। तो एनीवे वी स्टार्टेड। नहीं तो किया आपने नंगा कि नहीं? हैज़ टू बी डन। तो अभी हम उस प्रोसेस में थे ही, तब तक उसने बोला साहब आप मुझे ये मत करो, मैं आपको बताता हूँ। अब नंगा हो ही गया हूँ तो बता ही देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आगे बताओ। तो उसने बोला कि मैं जैश मोहम्मद को वाबस्ता हूँ, जैश मोहम्मद वाबस्ता हूँ। और फिर उसने एक कहानी बताई कि एक बीएसएफ के ऑफिसर को लास्ट ईयर एक वकास भाई टेररिस्ट जैश मोहम्मद का पाकिस्तान से आया था, उसने डे लाइट में मार दिया था। उसके मारने के रिएक्शन में बीएसएफ ने उस पाकिस्तानी को मार दिया। ये एक चांस इनकाउंटर हुआ था रोड पे चलते चलते। ठीक है। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तानी एट स्पॉट मारा गया तो उसका कोई इंट्रोगेशन नहीं हो पाया था, तो वो तहखाने तक बीएसएफ पहुंची ही नहीं। यानी जो इनकाउंटर हुआ सड़क पे हुआ, लेकिन उसका बैकअप अड्डा कहाँ है वहाँ तक कोई नहीं गया। ठीक है। तो जैश ए मोहम्मद ने कुछ महीने तक इसको ऑब्जर्व किया कि क्या हमारे तहखाने तक बीएसएफ सर्च करने गई। फाइनली ये पता लगा नहीं गई, क्योंकि इंट्रोगेशन करें किसका, वो तो मारा गया। तो बोला सर उसी तहखाने को, उसी अड्डे को टेक ओवर करने के लिए मुझे जो है इन्फिल्ट्रेट कराया गया। और मैंने आके वही टेक ओवर किया है, तो मेरा तहखाना आप ले लो। ठीक है। तब मैंने बोला चलो वो तो छोटी चीज़ है, अब तुम हमारे पास हो तो ले ही लेंगे हम। लेकिन और मैंने कहा पाकिस्तान भी अब दूर है, अब तुम बहुत नज़दीक हमारे पास आ गए हो, तो तुम्हारा जो कुछ भी निकाहनामा होना तो हमारे साथ होना है, अब तुम्हारा कोई और तो है नहीं। तो कहा कि आप मेरा अड्डा ले लो। तो मैंने कहा तुम जैश के हो? कहा नहीं, मैं पहले तो मना किया जैश का हूँ। तो हमारे पास क्या था कि हमने एक सिस्टम रखा हुआ था,
जब आपके पास कोई यंत्र नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो वायरलेस सेट ही एक चीज़ होती थी जो कम्युनिकेशन का साधन होती थी। वायरलेस सेट ही टेररिस्ट भी यूज़ करते थे, वायरलेस सेट हम भी यूज़ करते थे। ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी चैनल अलग होता था, हमारा अलग होता था, कॉल साइन अलग होता था। तो 4-5 दिन पहले एक किलिंग हुई थी आर्मी के 3 लड़कों की बटमालू के पास ही। उस किलिंग के बाद किल करने वाला भाग रहा था और वायरलेस सेट पे कंप्लायंस दे रहा था अपने आका को। तो इससे बातचीत करते कोड पूछते पूछते इसके मुंह से निकल गया मेरा कोड 07 है। हर टेररिस्ट का कोड होता है। ठीक है। तो मेरा एक ऑपरेटर था, वो ऑपरेटर बड़ा एक लो प्रोफाइल लड़का था, गंधर्व कुमार। तो उसको हम लोगों ने एक कमरे के अंदर एक छोटा सा काम दे रखा था कि जितने आतंकवादियों से जब्त किए हुए वायरलेस सेट हैं उनकी बैटरी चार्ज करके और उसको हमेशा लिसनिंग मोड पे रखो, और नोकिया, मोटरोला, अलग अलग टाइप के, और उसको अलग अलग चैनल पे कर दिया था। तो उस पर जो बकवास नामा आ रहा है उसको रजिस्टर में लिखते रहो, कुछ भी नहीं है यानी सेंसलेस है तो भी लिखो। एंड ही यूज्ड टू डू दैट एक्सरसाइज। तो लिखता रहा और बड़ा अनमनक, कई बार आपको सफलता ना मिले तो आप ऐसे पनिशमेंट सोच के लिखते हो कि पता नहीं क्या काम पकड़ा दिया, लिखते रहो, ठीक है लिखते रहो। जैसे आपका टोन है ना, बजाते रहो, तो वैसे वो लिखते रहो टाइप है। तो उसके दिमाग में बात क्लिक कर गई। उसने बोला अगर 07 है सर तो अंसार भाई है। मैं सर वो कैसे? कह रहा सर ये जो आर्मी की किलिंग की है ना 3-4 दिन पहले, तो ये भागते हुए कंप्लायंस दे रहा था 39 कोड को। गाजी बाबा का कोड 39 था। ओके। कि मैंने 3 मुर्गे टपका दिए। जब ये उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो समझ गया कि इन पे कोई बैकअप मटेरियल है जिसको ये कन्फ्रंट करेंगे। तो ही वेरी इजीली एक्सेप्टेड कि यस आई वाज दैट पर्सन हु किल्ड। तो सेम पाकिस्तानी का। सेम पाकिस्तानी का ही। तो ये हमको पहला क्लू मिल गया। हमने कहा भाई नाउ दिस डॉट इज गेटिंग कनेक्टेड। तो 7 नंबर से अब 39 पे पहुंचना। 39 पर पहुंच गया। 39 था गाजी बाबा। 7 और 39 एक ही तंजीम को बिलोंग करते थे, यानी जैश मोहम्मद काडर के थे। ठीक है। तो हमने कहा यार हमारा इंटरेस्ट है 39 से मिलने का। कहा साहब 39 तो मिलेगा नहीं आपसे। उसको मास्टर जी भी कहते थे गाजी बाबा को। क्यों? कहता साहब वो रहता कहाँ है हमें क्या पता। तो वो बात उसकी कन्विंसिंग थी कि जनरली पाकिस्तानी टेररिस्ट एक दूसरे का अड्डा नहीं जानते थे, आते साथ थे, लेकिन जो अड्डा वो चुनते थे रहने के लिए वो एक दूसरे को विजिट नहीं कराते थे कभी। कि अगर एक पाकिस्तानी पकड़ा गया और उसका इंट्रोगेशन हुआ तो ही विल लीड टू दी अदर पाकिस्तानी। तो हमने कहा नहीं ये बात इसकी सही है, ऐसा हमें अनुभव था। तो हमने कहा ये बताओ कि वो रहता कहाँ? कह रहा था रहता तो शहर में ही है। अच्छा, तुम जब कॉल करते हो कितनी बार कॉल करते हो? तो कहा मैं 9:30 बजे सवेरे और 3:30 बजे शाम को 2 बार ही हम लोग वायरलेस सेट खोलते हैं। ये हमारा वायरलेस सेट डिसिप्लिन है, हम उसको हमेशा ऑन करके नहीं रखते। 2 बार करते हैं बात, 2 बार में जो बात करनी है कर लो, फिर अगले दिन ही होगी। ओके, तो बुलाते कहाँ मिलते हो? तो उसने बोला एक रथपुरा जगह है, ईदगाह के पास हमारी मीटिंग वहीं होती है जनरली। जब तुम कॉल करते हो तो कितने देर में आ जाता है? तो उसने बोला कोई 15 मिनट 20 मिनट। तो हमने ये ज़ीरो किया कि गाजी बाबा जहाँ भी हो 15-20 मिनट की दूरी पर ही है। पैदल आता है, ऑटो से आता, कार से आता, कहा कभी पैदल कभी ऑटो से। तो हमारा वो पुराना इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करने लगा जिसमें हमको पता था कि नूरबाग एरिया में कहीं रह रहा है। ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है चलो हम इस पर बात करते हैं। तो कहा आप ऐसा करो, कल आप 9:30 मॉर्निंग में वायरलेस सेट ओपन करो। मेरा वायरलेस सेट तो आपने पकड़ ही लिया है। सेट पे मैं उसको कॉल साइन है ही है, मैं कॉल करूँगा, उसको कोई जगह मुकर्रर करूँगा, आप वहाँ आके पकड़ना मारना जो करना है। हमने कहा ठीक है हम प्लान करते हैं। इस दौरान हमने उसकी इस एडवाइस को थोड़ा किनारे रख दिया। अब मकान मालिक को जब इंट्रोगेट किया तो उसने हमको कारपेंटर का पता दे दिया। कारपेंटर को हम लोगों ने 28 के रात को ही पकड़ लिया अनंतनाग से। वो अपने घर में सोया हुआ था और ऐसा मतलब कहते हैं ना ऐसे तत्व ऐसे एलिमेंट सबकी कारपेंट्री करते हैं। यानी मगर एक आदमी जो हेयर कटिंग करता है तो दुनिया की करता है, कोई भी आएगा सबकी काटेगा वो सबकी काटेगा। और तो मैंने वहाँ भी ये सब की जो बटालियन थी उस लोकल एरिया में, क्योंकि हमारे यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर थी वो जगह, उसको हम लोगों ने खबर करी कि इसको रात को पिक कर लो। तो उन्होंने कहा कि सर वो अच्छा एक कारपेंटर है, तो वो हमारे हेडक्वार्टर का लकड़ी का एक मंदिर भी बनाया है। अच्छा। तो हमने कहा यार बड़ा अच्छा। मैंने कहा यार मंदिर ही बनवाना है। वो लोग पूछे किस लिए बुला रहे हैं सर? हमने कहा हमको भी यहाँ मंदिर बनवाना है, क्योंकि जो ऑपरेशन चल रहा था हम उसको बता नहीं रहे थे उनको।
तो वो कारपेंटर सोए सोए मिल गया, उसको लेके आ गए 29 के सवेरे। उसका इंट्रोगेशन पूरे दिन हुआ, बट वो कारपेंटर इतना रग्ड था, इतना टफ था कि उसने कोई हमको हिंट दिया नहीं। तो शाम को हमने डिसाइड किया कि या तो कारपेंटर झूठ बोल रहा है, मकान मालिक झूठ बोल रहा है, ये दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी को तो हमने अलग रखा हुआ था। हाँ। मैंने कहा दोनों में से एक झूठ बोल रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है कि ये कारपेंटर ये काम करता है, या कारपेंटर झूठ बोल रहा है कि करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमने दोनों को चाय बनवाया और दोनों को एक साथ चाय पिलवा दी बुला के, एक कमरे से निकाला, एक को दूसरे कमरे से निकाला। जैसे आपका स्टूडियो है, इसको मान लें अगर इंट्रोगेशन रूम है तो एक दरवाज़ा में पाकिस्तानी बंद है, एक में वो कारपेंटर बंद है, एक मकान मालिक बंद है, तीनों का अलग अलग आउटलेट है, आपस में मिलते नहीं है, यही तरीका होता। ठीक है। जब दोनों मिले तब कारपेंटर का चेहरा बदल गया। उसने बोला, वो पाकिस्तानी को देखकर? नहीं, उसको जो मकान मालिक को जो कश्मीरी था, कहा सर मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा ठीक है। उसको नंगा करने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, उसको नहीं पड़ी, उससे पहले वो पहले से नंगा था। तो वो उसने 8 या 10 हाइड आउट्स की डिटेल्स दी, जिनमें एक उसने कहा सर बाकी हाइड आउट्स मुझको याद नहीं है। ओके। इसलिए कि हमको आंख पे पट्टी बांध के ले जाते थे और ये बाद में हमको काम करा के छोड़ देते थे, और जितने दिन काम मैं करता था अंदर ही रखते थे ये, और मुझको अंडर सुपरविजन रखते थे, तो मैं बाहर नहीं जा पाता था। एक हाइड आउट हमको याद है, नूरबाग एरिया में। हमने कहा वो कैसे याद है? कहा सर आई स्मोक। तो मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई थी। तो ये लोग थोड़ी लूजली गार्डेड थे, यानी उतना हमारे पर चौकसी थी नहीं। मुझे तलब लगी, मैं थोड़ा सीढ़ी से उतरा, दाएं बाएं देखा करते करते झेलम नदी के किनारे आया। हमको पूरा वहाँ का भूगोल पता है, घर का पता है, और मैं सिगरेट लेके आया। तो आई रिमेंबर 1 हाइड आउट। तो हमने बोला कि वहीं से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये उसको पहचान रहा है। तो मेरा प्लान बन गया कि 29 के रात को हम रेड करेंगे। तो 29 की भी शाम हुई थी, तो हिमांशु गौड़ और 2 और ऑफिसर थे। मैंने कहा इसको गाड़ी में बिठाओ, सिविल कपड़े में, सादी गाड़ी में, और घर को रेकी करके आ जाओ, घर को देखाओ भी, क्योंकि मैं रेड करूँगा भोर में 3 साढ़े 3 बजे अंधेरे में, तो मकान कहीं गलत ना हम घेर लें। तो उन्होंने उसी हिसाब से गए और चक्कर मार के आ गए। बोले सर तो अपने एरिया में ये घर हमने देख भी लिया और उस घर को 10 बार देखे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबेरे वी विल बी एबल टू डू। ठीक है। तो रात को हम लोग बैठे रहे, फिर हमने समय बिताने के लिए, फिर बाकी काम के लिए, फिर पाकिस्तानी का इंट्रोगेशन शुरू किया। तो ये करते रहे, क्योंकि हमको उतने देर में ही इन्फॉर्मेशंस निकालनी है। तो तब तक उसको कपड़ा वापस दे दिया था या? हाँ, दे दिया था। बीच बीच में हम दे देते थे, बीच बीच में उतार लेते थे। तो वही बस वो परेशान कि उसका इंट्रोगेशन हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम अब इधर बिजी हो गए। अब हाँ, मकान मालिक और कारपेंटर में ये वाला हमारा लाइन चल पड़ा। तो अभी हम बोला कि अभी पाकिस्तानी से तो आगे और बात करनी है तो हमारे पास ही। उनको आपस में मिलने नहीं देते हैं हम, जो भी जिनका इंट्रोगेशन होता है, फिर वो आपस में बात कर लेंगे। तो ये करते कराते 3:30 मॉर्निंग हमने डिसाइड, रेड का टाइम आ गया। लेकिन मैं कई दिन से जगा था, और उससे पहले वाली रात भी पूरा रेड रहा। उससे पहले इनकाउंटर लाल चौक वाला रहा। तो मैं बहुत स्लीपी फील कर रहा था, वॉज बैडली टायर्ड। और ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं तो कोई सोने वोने का टाइम होता नहीं है, खाने पीने का भी टाइम नहीं होता। जो जहाँ बैठा है मिला, कुछ खा लिया, कुछ पिक कर लिया। तो मैं गया घर में और मेरी नींद लग गई। तो वाइफ से मैंने बोला, अगले दिन 30 का व्रत था। तो हमारे यहाँ 30 के व्रत बड़ी रिलीजियसली रखती हैं लेडीज़, तो उनका हमारा व्रत है अगले दिन। तो मैंने कहा यार कल मॉर्निंग में थोड़ा ऑपरेशन टेढ़ा है, देखो क्या होता है। तो बोली नहीं, जब आप लौटना तो शंकराचार्य मंदिर चलेंगे। मैं ठीक है। मैं सो गया, और तब तक मेरे जो है मैग्नेटो फ़ोन होता है, इंटरकॉम तो तब होता नहीं था। ठीक है। फ़ोन आया कि सर हम लोग रेडी हैं। अरे मैं तुरंत उठा, ना आग धोया न कुछ, शूज़ डाले, यूनिफॉर्म डाले, अपनी जैकेट शैकेट जो भी है, और मैं निकल लिया। नीचे आया तो अपना गाड़ी में बैठा, और हमारा ड्राइवर ने बोला सर जैकेट रह गई। तो यही बलबीर कांस्टेबल जो शहीद हो गए, वाइफ ने इसको जैकेट दिया। आपने देखा हो ये जैकेट देने का सीन आता है, कब मौसम यहाँ का बदल जाए। हाँ। तो एक्चुअली उसी से पिक किया उन्होंने। तो जैकेट लिए चल दिए। वहाँ गए तो ट्रुप्स तैयार थी, हार्डली 10 मिनट की दूरी थी। लड़कों से हमने बोला भाई आज ऑपरेशन थोड़ा सोच समझ के करना है, कोई आवाज़ नहीं करनी, राइफ़ल की चेन की आवाज़, शू की आवाज़, कोई भी आवाज़ से बचना है। तो हम उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, हम पैदल चले क्योंकि गाड़ी की फिर लाइट जलती, गाड़ी के इंजन की आवाज़ होती, और जाके हमने घर घेर लिया। घर तो पता था। घर घेरते ही टॉप फ्लोर पे लाइट जली, तो फिर बुझ गई। तो हमको थोड़ा डाउट हुआ।
तब तक बेनू चंद्रन और बाकी अधिकारी लोग ये लोग जम करके अंदर गए और अंदर से उन्होंने बाउंड्री वॉल का मेन गेट खोला। हम लोग भीतर दाखिल हुए। हमको लगता है कि हमें वो देख रहा था उस टाइम पे, जो कि हमें नहीं पता था। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने सर्च किया तो कुछ लेडीज़ बच्चे थे, उनको एक कमरे में कन्फाइन कर दिया। फिर फर्स्ट फ्लोर पे मैं चढ़ ही रहा था कि एक लेडी बच्चा लेके उतर रही थी, तो मुझे लगा इसी परिवार की इनमेट होगी, ऊपर सोई होगी। मैंने कहा तुम भी इसी में चले जाओ, ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में। फिर फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। सेकंड सर्च किया, कुछ नहीं मिला। टॉप फ्लोर पे जब हम घुसे तो अंधेरा था, और उसके बाद का वही सीन था कि उसको हमने लाइट जलाई और जो हुआ वो 2-2.5-3 मिनट में हो गया। मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर, इंजरी, शहादत, उसका मारा जाना, राशिद भाई का मारा जाना। बट जो इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस का जो ट्रेल था वो ऐसे मूव किया जो वहाँ लेके गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 27 से शुरू हुआ और 30 के मॉर्निंग तक ये ऑपरेशन देखा जाए तो पीएम के विजिट के साथ शुरू हुआ, 30 को ख़त्म हो गया और वो हिस्ट्री हो गया। और उस गाजी बाबा मारा गया तो मुझे अगले दिन पता लगा। 30 तारीख को जब सर्जरी मेरी हो गई, मैं इंजर्ड हो गया था। फिर मैं खुद ही, आई वॉज इन ए पोजिशन टू टॉक, आई वॉज इन ए पोजिशन टू वॉक। मैं ऊपर से हाथ को संभाल के अपनी राइफल लेके खुद ही नीचे आया। नीचे फिर सहारा दिया इन लोगों ने। आई वॉज ब्लीडिंग, लेकिन ब्लीडिंग सिर्फ हाथ का पता लग रहा था, बाकी पार्ट पेट पे लगा होगा नहीं ध्यान था। तो थोड़ी प्यास लगी, फिर मैंने बोला कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मुझको पहले हॉस्पिटल भेजो, घर को घेर के रखो। अंदर टेररिस्ट कितने हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि उस समय वाकई नहीं पता था कि ये 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ये नहीं पता लगता। हमारी एग्जैक्ट कितनी कैजुअल्टी हुई है ये तो बाद में ही पता लगती है। उसके बाद मैं सीधे, इन्होंने मेडिकल कॉलेज मुझको भेजा। मेडिकल कॉलेज एकदम पास में ही था, ठीक है। बट वहाँ मैं सर्जरी नहीं कराया, क्योंकि वहाँ से मैं अलउमर के 15 टेररिस्ट का एक मॉड्यूल उसी मेडिकल कॉलेज से पकड़ा था मैं 1 महीना पहले। तो मैं मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा, उसके किचन से चलता था पूरा मॉड्यूल वो। और उसमें एक बी कैटेगरी टेररिस्ट था, वो वाज लेटर ऑन किल्ड। तो ये सबको मैंने, लेकिन वहाँ मैं फर्स्ट हैंड वहीं गया। तो उन्होंने स्ट्रेचर पे लिया मुझे, इमरजेंसी में एक्सरे भी किया उस दौरान। हाथ को कंडीशन बहुत ख़राब थी, और एक्सरे में उन्होंने बोला कि आपके एब्डोमेन में गोली लगी है, आपकी गोली अंदर है, वी हैव टू गो फॉर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने अपने अफसरों से बोला कि नहीं, मिलिट्री हॉस्पिटल ले चलो 15 को। तो फिर उन्होंने जब देखा यहाँ सर्जरी नहीं करा रहे हैं, तो दाहिने हाथ को फट्ठे पे फट्टा लगा करके उसको उन्होंने रैपअप कर दिया और अपना इंट्रावेनस शुरू कर दिया। बाकी चीज़ कुछ उन्होंने की नहीं, और मैं वहाँ से एम्बुलेंस में चल पड़ा। मिलिट्री हॉस्पिटल गया, ओटी में लिया उन्होंने। तब भी नहीं पता मुझे कौन मारा गया, तब भी नहीं पता कि गोली अंदर है या कुछ ऐसा लगा है। वो तो अगले दिन जब सारी चीज़ जब न्यूज़ में आई और आग की तरह से खबर फैली, फिर दिल्ली से डायरेक्टर जनरल अजयराज शर्मा सर फ्लाई किए, इसी सेक्टर 45 में उनका घर है। तो वो लोग पहुँचे, तब वाइफ को फिर खबर लगी। फिर सब लोग जब मेरी सर्जरी के बाद आईसीयू मुझे देखने आए, तो वहाँ मुझे पहली बार कांग्रेचुलेट किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, पहले गाजी बाबा, पहले उन्होंने पूछा कि यू आर वेरी सॉरी दैट यू आर सो बैडली इंजर्ड, बट हमने डॉक्टर से डिस्कस किया है कि लाइफ आपकी बच जाएगी एंड कांग्रेचुलेशंस। तो लाइफ बच जाएगी और कांग्रेचुलेशंस, तो मैं नहीं समझ पाया कि दे आर कांग्रेचुलेटिंग फॉर व्हाट। मैं तो डरा हुआ था कि कहीं सेटबैक ना हो गया हो, हमारे ज़्यादा लोग न मर गए हों, या हमारी इंजरीज जिनकी हुई वो बहुत फैटल ना हो जी। फिर ये भी डर था कि कहीं कोई ऐसा टेररिस्ट हो जो भाग गया हो, तो वो सब ब्लेम अपने पे आता है। तो उन्होंने बोला गाजी बाबा द हिस्ट्री एंड यू मेड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन प्राउड। अच्छा लगा। उसके बाद फिर सक्सेस स्टोरी शुरू हुई। फिर मैं दिल्ली लाया गया, लंबा इलाज चला और हॉस्पिटलाइजेशन 2008 तक। फिर वो चलता रहा धीरे 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 धीरे। एक शहादत हुई और कुल 12 गैलेंट्री अवार्ड्स इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशंस में। 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड जी, और 10 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, जो कि एक बड़े बिरले किसी ऑपरेशंस में मिलता है जी। इसीलिए कहते हैं कि सिगरेट पीना जान के लिए हानिकारक हो सकता है। वो अगर कारपेंटर सिगरेट पीने नहीं गया होता तो वो उस आँख की पट्टी बंधे ही शायद ये घर भी बना लेता, और हम फिर हम ब्लाइंड मोड पे खड़े होते। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेते, आप उस पाकिस्तानी को पनिश कर लेते, कारपेंटर को पनिश कर लेते, लेकिन कारपेंटर आपको गाजी बाबा के कब्र तक ले नहीं जा सकता था, क्योंकि ब्लाइंड मोड आ जाता ना। तो छोटी छोटी चीज़ ज़िंदगी में
बड़ी मायने रखती सर है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ फिल्म में जो मैंने देखी वो ये है कि बहुत सारे कोड्स को आप लोग डिकोड कर रहे थे, हाँ, तो बहुत क्या interesting। इस बारे में कुछ बताइए कि Yeah, बताते कैसे कैसे कोड्स आप लोगों ने डिकोड किए और फिर आप खुद ही सरप्राइज थे कि ये क्या कोड में बात हो रही है। एक्चुअली जितने शातिर सरगना और टॉप ऑर्डर टेररिस्ट होते थे ये मैट्रिक्स में बात करते हैं। मैट्रिक्स बोले तो आपको ये बताऊं कि अंग्रेजी के 26 लेटर हम्म, का एक मैट्रिक्स बन जाता है। 26 लेटर्स को आप लिख लीजिए, हर लेटर की कोडिंग कर दीजिए। हम्म, ए को कुछ कहिए, हम्म, बी को कुछ कहिए और इसी 26 लेटर के अंदर से ही वो कोडिंग निकलती है। ए को आप डब्ल्यू बोलिए, वी को आप बी बोलिए, तो आप एक मैट्रिक्स बन गया। और वो अपने आदमियों को रटा दीजिए। जब नहीं, उनके पास मोड़ करके छोटे से कागज में मैट्रिक्स जेब में रखते थे। वो कागज को भी ऐसा फोल्डिंग जैसे होम्योपैथिक दवाई खाने की छोटी पुड़िया नहीं आती, हाँ हाँ, तो इतना छोटा कागज वो होता है और इतना उसको ऐसे मोड़ते हैं कि जरूरत पड़ने पर उसको चबा के खा भी जाएं वो। 26 लेटर का मैट्रिक्स अगर आपको एक महीने में एक मैट्रिक्स होता है, यानी अगर नवंबर में जो मैं मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ दिसंबर में दूसरा यूज करूँगा, तो नवंबर का अगर मैट्रिक्स मुझे मिल गया कहीं से डिकोड तो दिसंबर में वो चेंज हो जाएगा। इतना दिमाग वो लोग सही जगह लगाते क्यों हैं नहीं और बड़ा देशी सिस्टम है ये, कोई इसमें साइंस नहीं है, ये बड़ा देशी सिस्टम है। हाँ। तो हम लोग जितनी रिकवरी करते थे उसमें मैट्रिक्स हमारा सबसे वैल्यूएबल रिकवरी होता था। अगर मैट्रिक्स मिल गया ना तो बैठे बैठे धड़ाधड़ डिकोडिंग हो जाती थी। अरे ये है, ये है, ये है, ये है। क्योंकि जब वायरलेस सेट पे बात करते हैं तो मैट्रिक्स में करते हैं। 7 for 39 ओवर, 39 for 7 ओके ओवर, 7 for 39 X V N 2 ओवर, वो लिख लेगा। अब वो डिकोड में हो सकता है AK-47 को ये बोलते हो, डिकोड हो गया। फिर वो प्लेस देगा कि कितने बजे मैं कहाँ डिलीवर करूँगा, वो मैट्रिक्स में बोल दिया आपने। कहने और सुनने वाले सिर्फ 2 को पता है। अब कैसे रोकेंगे ये चीज़? तो मैट्रिक्स में क्या था कि हम लोग इस मैट्रिक्स को बहुत काम करते थे। दूसरा, उस 26 लेटर के अंदर जब आप जंबल करते हैं ना, तो ये 26 लेटर 27वां लेटर नहीं है, 26 ही है। 26 है। और 1 से 10 भी 1 से 9 तक ही संख्या है, बाकी तो जीरो। फिर आप उस पर कितने सिफर लगा लीजिए। ठीक है। तो हम लोग भी ये डिकोडिंग करते करते कुछ हमने भी कोड अपने ईजाद कर लिए थे, कुछ चीज़ हमने भी बना ली थी। जी। तो हम लोगों के इनके कुछ कुछ कोड से कुछ मीनिंग निकाल लेते थे हम लोग। और कई बार मैट्रिक्स ना यूज करके उसका एक मेटाफोरिकल वर्ड यूज कर लेते थे। जैसे 15 लड्डू दे देना उसको, हाँ। तो मान लेते थे लड्डू बोल रहा है तो ग्रेनेड होगा। कितने डंडा आए, यानी AK-47 कितना आया, दवाइयाँ कितनी आई, मतलब टेबलेट दवाई, ये कुछ कुछ कोडिंग। जैसे आदमी आज की आम भाषा में भी मोबाइल पर किसी से बात करता है तो कुछ कुछ वो एक उसके संज्ञात्मक भाषा बोल लेता है कि इस चीज़ को ये बोलता है। तो उस सबसे हमारा और जो हम रजिस्टर बनाते थे, जिसको रजिस्टर जिसको कहते हैं बेमानी रजिस्टर था। बेमानी इन द सेंस कि उसका कोई माई बाप नहीं था, ये भी नहीं पता था रजिस्टर कभी काम आना है नहीं आना है, ये जितने अल्फाज और कम्युनिकेशन यूज़ किए जा रहे हैं इनका कभी कोई इस्तेमाल होना है कि नहीं होना, बट उसी में से कोई न कोई रास्ता निकल जाता था। तो कोडिंग पे और बड़ा कोकैट सा, बड़ा ही एक देशी सिस्टम का एक, जैसे कहते हैं ना कि आप घर के अंदर बहुत चीज़ बनाते हो, शायद में एक स्टोर भी बना देते हो यार, घर के सारे जंग कहीं डालते रहो। तो हमारा ये सेंटर था, ऐसे ही था, बिल्कुल देसी जुगाड़। और देसी जुगाड़ से इतने काम की चीज़ निकल के आती थी कि मतलब इंटरेस्टिंग था, वेरी इंटरेस्टिंग, और कोई तरीका नहीं था। तो जब आपने इन लोगों को पकड़ा, इनमें से कई लोगों को इंट्रोगेट भी किया, तो आपने बोला नहीं कि यार इतना दिमाग सही जगह लगा लेते? मैंने ये सवाल पूछा था। अच्छा, अरे वाह। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स का एक चीफ था, सियालकोट का रहने वाला, ही वॉज खालिद, यस। बाद में वो इनकाउंटर में मारा गया था। तो खालिद से मैंने सवाल पूछा था जब उसको पकड़ा, तो उसने, जब उसका मैंने पूरा डिटेल लिया, तो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स था वो, सियालकोट से, किसी यूनिवर्सिटी या किसी PG कॉलेज से था, और एयर गन बनाने की फैक्ट्री थी उसकी खुद की। अच्छा। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, और बड़ा ये तहजीब से ऐसे हाथ को ऐसे रखता था हिज़्ब की माला लेके, और बड़ा जब बातचीत करता था तो ऐसे बात करता था कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दरसगाहों में जो मुदर्रिस हैं, मौलवी हैं, जो कोई तकरीर करते हैं और बातचीत के समय उनका बड़ा एक सोम्बर लुक होता है, सोफिस्टिकेटेड। हाँ, बड़ा उस टाइप की बात करता था। तो हमने कहा भाई आप पढ़े लिखे हो, ये किस लाइन में आ गया? ये क्या मतलब आप
तो उसने बोला सर ये मेरा सेकंड इन्फिल्ट्रेशन था इंडिया में। मैं इससे पहले भी एक बार आया था और मैं एक आर्मी के मेजर को मारा था। उसके बाद मैं एक्सफिल्ट्रेट हुआ, मुझे तंजीम ने वापस बुला लिया था और मैं फिर कुछ गैप के बाद अब डाला गया हूँ। सोच क्या है? कह रहा सर मेरा सोच है पिस्टल शूटिंग करना, ग्रेनेड से मार देना, कोई एक दो लोगों की किलिंग कर देना, दैट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव देन? तो उसने बोला सर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 2050 में कश्मीर तब खुले जब मैं बोलूँ खुले, और कश्मीर मेरे एक आवाज़ पे बंद हो जाए, हमारा वो ख्वाब है। अच्छा, तो फिर मैंने बोला एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है कि 1947 में फॉर वट एवर द रीज़न यू गॉट अ सेपरेट कंट्री, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, JNK वाज ए इंडिपेंडेंट रियासत। तो मैंने कहा 47 के जाड़ों में क्या पड़ी थी आपको JNK के ऊपर अटैक करने की? वो इंडिपेंडेंट था, रहने देते, हम इंडिपेंडेंट थे, आप इंडिपेंडेंट थे। तो बड़ा वो स्कॉर्नफुल स्माइल दिया और मुझे बोला कि सर जब हमने पाकिस्तान बनाया तो कायदे आज़म ने ये नहीं सोचा था, कायदे आज़म को पता था कि, कहा सर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है कि नहीं खाती है? मैंने कहा खाती है। कहा सर भारत आपका इतना बड़ा ज्योग्राफिया 3200 किलोमीटर इंटू 3000 किलोमीटर्स, आप एक न एक दिन कंप्लीट JNK अपने में मिला लेते, जनता मुसलमान राजा हिंदू। ये क्या हमको पता नहीं था? आप कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहने देते? मैंने कहा ऐसा तो कोई ख्याल हमें नहीं आया, क्योंकि कश्मीर तो इंडिपेंडेंट रह के भी एक टेरिटरी है और एक राज्य है। बोला नहीं साहब आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते, और नहीं रहने देते तो ओरिजिनल JNK अगर आपके पास होता तो आप सियाचिन से अगर एक पत्थर भी लुढ़काते तो कराची के समंदर में आके गिरता। मैंने सोचा इसकी, मैं नक्शा दोबारा देखा ढंग से मैं सोचा कि ये जैसा भी हो दिमाग तो लगा रहा है। तो मैंने बोला ये पैसा कहाँ से लाते हो? कहा सर आपके हिंदुस्तान में है ना टेररिज्म के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, टैक्स पेयर के पैसे से लड़ते हैं। ओके। कहा सर आपके सैलरी से टैक्स कटता होगा? मैंने कहा कटता है, देश को ज़रूरत है टैक्स की, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा हम टैक्स नहीं देंगे तो? कह रहा है हमारे खिलाफ जो हथियार आपके गर्दन में लटका हुआ है भी टैक्स पेयर के पैसे से ही है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर हमारे यहाँ टैक्स पेयर के पैसे से हम इंडिया के खिलाफ जिहाद नहीं लड़ते, हम ज़कात के पैसे से लड़ते हैं, डोनेशन। वो कैसे? मैंने कहा तुम्हारे पास है कहाँ इतना पैसा? कह रहा सर सियालकोट में मेरी एयर गन बनाने की फैक्ट्री है, जो मेरा एक लेबर 100 रुपये दिहाड़ी कमाता है ना, वो शाम को 10 रुपये भारत के खिलाफ जिहाद लड़ने के लिए डाल के डोनेशन में जाता है। तो वी आर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वार out of money received from the donation and you are fighting war out of the money from the income tax। क्या बोलूँ मैं? वो मुझे पढ़ा रहा है। फिर मैंने कहा कि ये बताओ तुम पैसा ले कैसे जाते हो? क्या सर सारा पैसा मैं दिल्ली से लाता हूँ। दिल्ली से? दिल्ली से। तो कैसे? तो उसने तिलक नगर मार्केट का जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का। कहा सर टोटल पैसा हवाला से आता है और ये पैसा मैं शरीर में बांध के लाता हूँ। वो कैसे? तो उसने वेस्ट बनवा रखी थी अंदर एक बनियान उसी टाइप के। कह रहा सर बॉडी लोड जितना होता है मैं कैश उठाता हूँ और दिल्ली से श्रीनगर की डायरेक्ट बसें चलती मैं उसमें लाता हूँ पैसा। मैं हैरान रह गया है, वो पैसा कैसे लाते हो? कैसा टोटल हवाला का पैसा है? कश्मीर में पैसा चाहिए ना, तो पैसा ऐसे आता है कि इलेक्ट्रॉनिक दुबई में उसने मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज़ के नाम लिए कि वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है दिल्ली में, दिल्ली के व्यापारी लोग सामान यहाँ लाते हैं, लाने के बाद इनको वहाँ पैसा पे करना होता है, तो पैसा वहाँ नहीं जाता, ये पैसा दिल्ली से हम उठा लेते हैं और हम कश्मीर में लगाते हैं। अच्छा, मतलब आप सोचिए क्या हवाला का वो। मैंने कहा क्या शानदार इनका तरीका है। तो कहने का मतलब कि इनको कुछ भी कहिए, भारत के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई हुई दिमाग में। कई टेररिस्ट तो ऐसे मिले कि पाकिस्तानी की, उन्होंने कहा कि साहब हम आए और जब हमने कश्मीर की हालत देखी तो हमको बहुत सारी चीज़ झूठ मिली जो हमें वहाँ बताया गया था कि यहाँ तो कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, यहाँ अजान वर्जित है, यहाँ ह्यूमन राइट्स के इतना वायलेशन है, यहाँ तो लोगों को रोज़ कत्ल किया जाता है। कह रहा सर हम जब से पाकिस्तान से आए हम 5 टाइम पढ़ते हैं और पब्लिक भी पढ़ती है। मतलब उनका पूरा नज़रिया चेंज नज़र आया कि नहीं यहाँ वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन फाइनली वो उसी काज के लिए आए हैं, उनको काम करना है। मतलब भारत को शत्रु मानते हैं वो।
तो ये मौलवी इंडियन साहब का क्या हुआ फिर, इनका क्या किया? मौलवी साहब का प्रमोशन हो गया, वो चले गए जहाँ से आए थे दुनिया में, वहाँ चले गए बाद में, क्योंकि वो जा रहे थे। आपने थोड़ा हेल्प कर दी। हाँ, वो मतलब जैसे कि उनका कोई हथियार, गोला बारूद रिकवरी के लिए हम उनको ले जा रहे थे, रास्ते में एम्बुश हुआ और बाय द वे मौलवी साहब को गोली लग गई और वो चले गए बेचारे। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो वो तो उनका बैड लक था। तो समझा? हमने बचाने की कोशिश की, नहीं बचे वो। नहीं तो नहीं समझा। तो सर कोई ऐसा कोड आपको याद रह गया हो कि ये क्या कोड बनाया है इन लोगों ने, ये क्या मैट्रिक्स बनाई है इन लोगों ने, कुछ ऐसा दिमाग में आता है अभी? हाँ, ऐसा कोड याद आता है, जैसे कि उन्होंने वो जो गन पाउडर्स हैं RDX वगैरह, हाँ, RDX वगैरह को जो है वो आटा बोलते थे। आटा यानी जैसे बेसन है, आटा है। क्योंकि जो ऐसे कोड बनाते थे, ये कोड सिमिलरली लाइफ में थोड़े बहुत हल्के मैच भी करते थे। लेकिन जो मैट्रिक्स हैं वो तो बड़े ही अजीब से कोड हैं। वो तो इन 26 अक्षरों में और 10 संख्या के अंदर है, 9 संख्या और 26 अक्षरों में ही कोड बनाते हैं। तो उसमें तो किसी का जो भी अर्थ है वो जब तक मैट्रिक्स निकलेगा नहीं, मीनिंग निकाल ही नहीं सकते। बट ये मैट्रिक्स बीच बीच में ट्राई करते रहते थे, तो उससे कुछ मीनिंग निकल जाती थी। और कई बार भागते समय मैट्रिक्स पढ़ के कंप्लाई नहीं कर सकते ये, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी अटैक किया है, जान बचा के भाग रहा है, तो उस समय कुछ कोडेड भाषा में बोल देते थे। वो कोडेड भाषा कभी कभी हमारे बड़े काम आ जाती थी। जैसे कि इन्होंने बोल दिया हवा महल में मिलना। अब हम सोचते रहते थे पूरे कश्मीर एरिया में हवा महल नाम की तो कोई जगह नहीं है, बट क्या हो सकता है। कोई पानी के किनारे, तो डल का पूरा एरिया हम लोग ढूंढ ढाड़ के उस पर कुछ करते थे। इसी तरह से कोई मस्जिद का इन्होंने कोड डाल दिया, कोड, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था कि फ़ोटो खींच के वो भेज दें कि इस जगह मिलना, ठीक है। या कोई 6 फिगर GR भेज दें, गूगल लोकेशन भेज दें कि यहाँ मिलना। जितना था सब ह्यूमन इंट था। ऐसे ही लोगों के नाम, जो फील्ड के कॉन्टैक्ट के नाम थे, डॉक्टर साहब, किसी डॉक्टर साहब का नाम है, हकीम का नाम है, तो ये छोटे छोटे कैच वर्ड होते थे, जिससे और फिर पब्लिक में भी हम कई बार वो चीज़ अंदर हमारे, जो पानी की तरह से हम लोग भी पब्लिक के अंदर, इंट हमारी बड़ी तगड़ी थी। BSF की इंट वैसे भी बड़ी मानी हुई इंट थी, मतलब जिसका अपना रेपुटेशन रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रहने से हमने सीखा। और जैसे कॉस्मेटिक का कोई नाम इन्होंने ले लिया, ठीक है। किसी गनी स्टेडियम का इन्होंने कोई ट्रांसफार्मर का नाम ले लिया। तो इस टाइप चीज़, अजीबोगरीब चीज़ें यूज़ करते रहते थे। और श्रीनगर शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। वहाँ हम इतना लंबा रह चुके थे हम लोग कि रोड, गली, पत्थर कहाँ लगा है, नीला दरवाज़ा किसका है, हरा दरवाज़ा किसका, गाड़ी जहाँ से टफ मुड़ती है वहाँ से कैसे काटते हैं, यानी बहुत डिटेल्स दिमाग में हमारे होती थी, पिक्चर रहती थी दिमाग में, ह्यूमन माइंड चलता था। बट एक रीज़न शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर क्यों है। आप जानते हैं क्यों है? नहीं, बिल्कुल, आप बताइए। क्योंकि उनके जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें JNK नहीं है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। और वो होगा भी नहीं। आप जैसे वीर जवान जो लगातार भारत की रक्षा की है सर, अभी भी कर रहे हैं। पिस्टल गैंग की स्टोरी भी फिल्म में दिखाई गई है। कैसे ऑपरेट करते थे, कौन कौन लोग इसमें जोड़े जाते थे जनरली, और क्या उनका मकसद सिर्फ पैसा होता था या जन्नत भी होता था? दोनों था। पैसा तो इसलिए था कि पैसा आता था उस काम के लिए, तो पैसा तो उनके लिए इंसेंटिव था ही। और सिंपली पैसा की वजह से कोई गन उठा के काम नहीं करता। अच्छा। क्योंकि जो भी पिस्टल शूटिंग करेगा उसको खुद के भी मारे जाने का भी खतरा है। हाँ। मान लीजिए पिस्टल शूटिंग किया, पकड़ा गया, उसके साथ कहीं ना कहीं जिहाद और एक रेडिकल माइंड का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे भी लड़के थे जो नहीं इन्वॉल्व होते थे, वो लोग उनके लिए दिक्कत थी। बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, बहुत अच्छी फैमिली थी जो आउट ऑफ कश्मीर सेटल थी, बहुत बच्चे बाहर भी पढ़ते थे। तो कहने का मतलब कि जन्नत और पैसा दोनों कॉम्बिनेशन था। ठीक है। एक बौना टेररिस्ट था, उसकी क्या कहानी थी सर? एक डॉफ आतंकवादी, क्या था वो? बड़ी उसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। बौना तांत्रे, ही वॉज तांत्रे, नूर मोहम्मद तांत्रे, नूर तराली उसका असली नाम था। ओके। तराल एक तहसील है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, जी, वहाँ का रहने वाला था। तो बर्थ बाई बर्थ ही नाटेकत का था। वो नाटेकत का था ज़रूर, लेकिन उसको लगता है कि कोई मतलब बड़ी बड़ा अनएज्यूमिंग कैरेक्टर था। वही छोटन में देखा लगे घाव करे गंभीर। और उसका तो चैप्टर है, वो इतना वो कंट्रीब्यूट किया उसने जैश ए मोहम्मद को वहाँ पर प्रॉपर अपना फुट स्थापित करने में, किलिंग्स में, लॉजिस्टिक सप्लाई करने में, एंड ही वॉज वेरी डेयरिंग। मुझे लगता है ही हैड गॉट नथिंग टू लूज़। और
मन से रेडिकल था, दिल से जिहादी था। वो दिल से जिहादी था कि एक अपने कोलीग को उसने जेल में बोला था कि मेरी तमन्ना है मैं जितनी बार दुनिया में आऊँ पैदा होके मैं यही काम करूँ। इतना ज़बरदस्त जिहादी था वो। और वो बौना, उस बौने ने एक बार अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी टेररिस्ट से कि हमको मौलाना मसूद अजहर से एक बार मीटिंग करा दो। तो उसको आतंकवादियों ने कहा कि वो तो बैठते हैं बहावलपुर पाकिस्तान में, तुम कश्मीर से कैसे जाओगे? तो कहा मैं लाइन ऑफ कंट्रोल रात को क्रॉस करके एक्सफिल्ट्रेट करके जाऊंगा। हाउ यू विल वॉक? आप चलते हो तो छोटा सा कदम पड़ता है और इतना बड़ा ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और रात के अंधेरे में कैसे वॉक करोगे? अंधेरे के अंदर ही क्रॉस करना होता है। तो उसका डेडिकेशन देख के टेररिस्ट उसको कंधे पर बिठा के एक्सफिल्ट्रेट किए थे। और मिल के आया था वो मसूद? मिल के आया वो मसूद अजहर से मिल के वापस आया था वो। बाप रे। इतना डेडिकेटेड। और वो जैश ए मोहम्मद गाजी बाबा का बहुत बड़ा राइट हैंड था। और दिल्ली के अंदर तो वो एक बहुत बड़ा कांड होने से बच गया इसी इनकाउंटर के बाद से। तो इसका इनकाउंटर हो गया था बौने का? बौना मारा गया है 2018 में, 2018 में ही वॉज किल्ड। ओह, मेरे इनकाउंटर के 15 साल बाद मरा है वो, क्योंकि जब तब तक एक्टिव था वो? हाँ नहीं, उसमें 2012 तक तो वो तिहाड़ जेल में था। अच्छा, मतलब पकड़ लिया गया था? मेरे इनकाउंटर से ही पकड़ा गया ना। अच्छा। वो क्या, जब मेरा गाजी बाबा को हमने मारा उस दिन वो दिल्ली में था, उसको दिल्ली के अंदर कंसाइनमेंट हैंडओवर करना था। आप जहाँ बैठे हैं यहीं से ठीक 5-6 किलोमीटर दूर डीएनडी क्रॉस करेंगे तो इंद्रप्रस्थ पार्क की तरफ आप मुड़िए दाहिने, निज़ामुद्दीन, यानी आप प्रगति मैदान वाले रोड पे चलिए तो निज़ामुद्दीन पुल आ करके जब प्रगति मैदान की तरफ मुड़ता है तो बाएं एक इंद्रप्रस्थ पार्क है, बहुत बड़ा गेट है जी जिसके पीछे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ट्रेनें भी कुछ शटल करती दिखती हैं जी। उसी गेट पे इसको वेपन हैंडओवर करना था। दादरी यूपी से कोई टीम आनी थी और पूरा कंसाइनमेंट गाजी बाबा ने दिया था कि दिल्ली में तुम इनको, उसको क्या पता था इनकाउंटर हो जाएगा इधर, वो मारा जाएगा। तो वहाँ से ट्रक के अंदर, सेब के ट्रक के अंदर वो चला था। जुलाई अगस्त का महीना, प्लकिंग का महीना होता है सेब का। वो लेके आया था यहाँ पर, इरफान फ्रूट्स करके पैकिंग के ऊपर लिखा था, और वो इसे बौना को दिया था कि तुम्हें हैंडओवर करना है। मेरे इनकाउंटर के बाद जब उस पाकिस्तानी जो ऑलरेडी हमारे पास जिंदा पकड़ा हुआ था अंसार भाई, उसका फर्दर इंट्रोगेशन हुआ। फर्दर इंट्रोगेशन में नंगा अंसार मतलब? हाँ, क्योंकि Let's be उसके clear, guys. हाँ वही नंगे पाकिस्तानी का इंट्रोगेशन हुआ तो उसमें ये डिटेल निकल के आई कि हमारा एक मेन कंडूट इस समय दिल्ली में है। तो उससे जो फर्दर डिटेल मिली, क्योंकि वो एक दिन के इंट्रोगेशन में हम पाकिस्तानी से पूरी चीज़ निकाल नहीं पाए थे, उसी के तुरंत बाद तो आगे भी वो बताता रहा नूर त्राली के बारे में बताया। नूर त्राली का, तो उसके लिए जेएनके पुलिस ने यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया और आज़ादपुर सब्जी मंडी के अंदर सेम ट्रक जो है ट्रैक हुआ। सिविल कपड़े में स्पेशल सेल वाले गए, नूर त्राली जी वहाँ बैठे हुए थे। बौना आदमी तो आसानी से पहचान में आ गया और वो उतर रहा था फ्रूट का ट्रक। नूर त्राली ने पैकिंग ली और जो मूव कर रहा था त्यों स्पेशल सेल वाले गए और इसकी कलाई पकड़ी कि क्या है इसमें। तो इसने बोला फ्रूट है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फ्रूट और आप दोनों गाड़ी में आ जाओ। तो इन्होंने फिर त्राली से पूछा इन्होंने कि ये फ्रूट देना कहाँ था। तो उसने इंद्रप्रस्थ पार्क का गेट बताया। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ नाका लगाया और दिन में इनकाउंटर हुआ। यहाँ जो टीम लेने आई थी उसमें भी एक आदमी मारा गया, वो पूरा ग्रुप पकड़ा गया। उस आरोप में नूर त्राली फिर जेल गया क्योंकि केस यहाँ दर्ज हुआ। क्यों दर्ज हुआ? इंद्रप्रस्थ पार्क के पास इनकाउंटर हुआ जी। तो तिहाड़ चला गया और नूर त्राली 2011-12 तक जेल में रहा। उसके बाद वो जेल से छूटा पैरोल पे छूटा। अब वो पैरोल पे क्यों छूटा, उसको कैसे रिकमेंड किया जेएनके गवर्नमेंट में, किसने, उसके अच्छे गुण दोष जो भी हो, होता है पैरोल पे छूटने के लिए कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि हिज कंडक्ट हैज़ बीन वेरी गुड। जेल के अंदर वो हकीम भी था और यूनानी पद्धति की उस दवाई वाई झाड़ फूक भी करता था। तो कई बार आप जेलों में देखिए इस टाइप के कैरेक्टर बड़े पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि जेल के अंदर और कुछ तो कर नहीं सकता है, तो जेल के अंदर भी अपना एक बना लेते हैं एक सब कम्युनिटी। तो सब लोग रिकमेंड करते हैं साहब ये तो झाड़ फूक करता है, ये तो दवाई देता है, तो बड़ा अच्छा हकीम है, ये तो ऐसे ही लगता है पकड़ लिया सिस्टम गया ये हुआ कैसे भूल जाता है कि वो झाड़ फूक करने वाला दिल्ली फूकने की तैयारी कर रहा था? ये सबसे बड़ा गैप यही है कि जेल जो हमारी जुडिशियल कस्टडी है, जेल के अंदर एक बड़ी चिंताजनक बात है कि जेल से बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी। और आप अभी रिसेंट देखिए 2025 देखिए,
आप जितने ये गैंगस्टर्स हैं, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं, आप सबका नाम जेल इज अ सेफ हेवन फॉर देम, लाइक वहां से आराम से ऑपरेट होता है। जुडिशियल कस्टडी है ना, वहाँ पुलिस कस्टडी खत्म हो जाती है और उनके अंदर इनकी खुद की सत्ता चलती है। अभी एक सीरियल भी मैंने कोई बड़ा ब्लैक वारंट है, जो सुनील बनाया गुप्ता गया जी, है, पीआरओ कुछ साहब, तो सत्य होगा। हाँ। तो किस तरह से इनके निज़ाम चलता है। तो बाद में ये पैरोल पे छूटा और छूटने के बाद इसका पार्ट 2 लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओके। वो ये था कि इसने बाहर जाके ये फैलाया कि मतलब मैं तो अपना प्रायश्चित करके आ गया, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। और लोग क्या है, हिस्ट्री भूल जाते हैं, तब तक जनरेशन दूसरी आ जाती है। 2003 में इसको दिल्ली पुलिस की जिस जनरेशन ने दिल्ली में पकड़ा होगा, कश्मीर में लोगों को पता ही नहीं है, इतना कम्युनिकेशन गैप है आपस में। और बाहर आया आप कह रहे हैं 11-12 में शायद आया, हाँ मुझे याद है, शायद 12 या 13 में आया है। तो ये फिर इसने जैश ज्वाइन किया। जैश ने ट्रैक किया कि कब छूट के आएगा। जैश ने इसको दोबारा रिवाइव किया और जैश ने इस बार टास्क दिया कि तुम डबल एजेंट बनो, यानी यू कीप ऑन मीटिंग विद दोज पीपल आल्सो। इंडियन एजेंसीज भी और हमारे साथ मिलता रहा, ये करता रहा। कुछ उनको शायद कुछ ऑपरेशन भी छोटे मोटे देते रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। करते करे ये फ्री घूमता रहा। लेकिन इस पे शक हो गया क्योंकि ये राडार पे था, तब तक तो मोबाइल आ गया था। और दिल्ली में ही था ये? नहीं, कश्मीर में चला गया था। कश्मीर चला गया था। तो 2017 में आपको ध्यान होगा, जब 2016-15 बुरहान वानी वाला फेज था जी, बुरहान वानी फेज के बाद जब स्टोन पेल्टिंग कश्मीर के अंदर एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का गाड़ी चलना दुश्वार हो गया। तो 2017 में NIA ने 3 रेड्स किए थे कश्मीर के अंदर। और जितने टॉप ऑर्डर, ये आपके जितने लोग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, जितने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, OGW थे, सब जेल चले गए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जी। तो 2017 की रेड बड़ी ही एक हिस्टोरिकल रेड रही। 3 रेड हुई थी। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट रेड। उस रेड के बाद दशहरा 2017 को BSF कैंप एक सुसाइड अटैक हुआ था। दशहरे के ही दिन या रात को हुआ था 2017 में, जिसमें सुसाइड अटैक जो हुआ उसमें सुसाइडर को BSF ने मार दिया था और BSF का 2 शहादत हुई थी। उस अटैक के बाद जब वो अटैक नूर तराली ने कराया था, ये पुलिस ने निकाल लिया डिटेल। बाउंड्री वाल पीछे से थोड़ी टूटी हुई थी, ठेकेदार उसको रिपेयर कर रहा था, ये लोग रेकी कर लिए थे और वो टूटी दीवार से कूदे थे। नूर तराली को पुलिस ने ले लिया लेंस पे कि नूर तराली को हमें अब, नूर तराली मस्ट सी हिज एक्चुअल फेट। तो एक ऑपरेशन में डबल एजेंट बन कर गया सोमपुरा काकापुरा पुलवामा में, उसी ऑपरेशन में मारा गया। पुलिस ने सूंघ लिया था ये किस काम के लिए ले जा रहा है। तो उस ऑपरेशन में टेररिस्ट भी मरे और नूर तराली भी मरा। वो उसका शायद अंतिम टाइम था। 2018 में ही वॉज किल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। जैश ए मोहम्मद ने अल कलाम मैगजीन में उसके लिए मतलब क्या बोल सकते हैं, जिसको एक ट्रिब्यूट दिया है, बड़ा ज़बरदस्त ट्रिब्यूट दिया है। जितना छोटा उतना ही बड़ा काम है, उतना बड़ा। उसने नीचे से ज़मीन से उसने बोला, जनरली लिखा हुआ है कि जनरली दी ड्वार्फ्स आर सीन आउटसाइड द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स to play tricks, to give fun to the people, but the person of the same size, the amount of contribution he rendered to the Jaish-e-Mohammed, the Tanzim will remember forever. ये उसको ट्रिब्यूट दिया है। जितना छोटा उतनी लंबी कहानी उसकी। उतनी लंबी। एक गोली एक दुश्मन, ये इस लाइन के पीछे क्या? एक्चुअली BSF जिस ऑब्जेक्टिव के लिए खड़ा की गई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में भारत के सबसे क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट बॉर्डर को बचाने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए रेज की गई थी पाकिस्तान बॉर्डर। तो BSF का एक्ट एंड रूल, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, वेपनरी सब कुछ आर्मी के लाइन पे है। इन्फेंट्री बटालियन के पास जितने वेपन हैं वो BSF के पास होते हैं, RCL गन को छोड़ के, बाकी सब हमारे पास भी होते हैं। हमारी ट्रेनिंग भी उसी लाइन पे होती है और उन्हीं की ट्रेनिंग को हमने रेप्लिकेट किया हुआ है। तो एक BSF अपने आप में एक ऐसी फोर्स है जिसका बड़ा एक डिफरेंट रोल है, और ये फोर्स ऐसी है जिसका वार टाइम भी रोल है, पीस टाइम भी रोल है, वार टाइम भी रोल है। इसीलिए हमारे लिए नो वार नो पीस। तो BSF की जो ट्रेनिंग है, यह ट्रेनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए है, जिसमें जैसे आर्मी है, एक गोली एक दुश्मन आर्मी का भी मोटो है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल पुलिसिंग में डिप्लॉय नहीं होते, तो एक गोली एक दुश्मन इस बात को डिपिक्ट करता है कि आपकी वेपन की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, आपकी शूटिंग स्किल इस लेवल की होनी चाहिए कि जब आप एनिमी दुश्मन पे निशाना लें
तो आपका एक भी अम्युनिशन बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर उसको मारने के लिए आपने 2 गोली का इस्तेमाल किया, इसका मतलब आपके ट्रेनिंग में थोड़ी और सुधार की जरूरत है। और पुलिस में इसका उल्टा है, रीजन बीइंग कि उनका ये रोल नहीं है। पुलिस नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में अगर इस तरह की गोली चलाने लग जाए तो पुलिस पुलिसिंग नहीं कर पाएगी। तो उनके लिए लिखा गया है कि मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। पुलिस की थ्योरी मिनिमम यूज ऑफ फोर्स पे चलती है, यानी कम से कम शक्ति का इस्तेमाल करना है। हमारे केस में अगर 5 राउंड दिया है तो 5 को मारना है आपको। कोई टेररिस्ट सामने आ जाए और माफी मांगे तो माफ कर देते हैं या? बड़ा आपने टेढ़ा सवाल पूछ दिया, टेढ़ा सवाल पूछ दिया। मतलब मैं अगर उस जगह पे होऊंगा तो मैं थोड़ा और आगे सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि अगर इसको पूरा ही माफ़ कर दिया तो फिर पूछने के लिए बचेगा क्या। तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ी देर इससे कुछ जो भी निकाला जाए, हाँ, जो भी इसके साथ जेवरात हैं, जो भी इसके ज्ञान हैं, जो भी इसके गुण हैं, उससे कुछ सीखा जाए, उससे कुछ सीखा जाए। और सीखने के बाद उसको कुछ एक्शन में कन्वर्ट किया जाए, कुछ अपना ज्ञान बढ़ाया जाए। और उसके बाद तो वो जो उसकी डेस्टिनी है वो होनी है। ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसे फिर हाँ, बिल्कुल सही बात है। और कई बार ये लोग बेचारे क्रॉस फायर में मारे जाते हैं, जा रहे होते हैं किसी अच्छे काम के लिए, पवित्र काम के लिए, हमारे खिलाफ एम्बुश होता है, मारे जाते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि गोली पर नाम तो लिखा नहीं होता। सर, ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ, आपको लगता है उनका रोल उसमें था? अवश्य। ओवरग्राउंड वर्कर के बगैर कश्मीर में टेररिज्म कर ही नहीं कर सकते। OGW का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आता है ना, ऐसे ही है कि जैसे आपको आज के तारीख में मैं ले जाके किसी इंटरनेशनल किसी कंट्री में मैं अंदर दाखिला दिला दूं और आपका वहाँ कोई भी जानने पहचानने वाला ना हो, तो आप आगे कैसे सोचेंगे? आपका क्या थॉट प्रोसेस होगा कि यार लाइन तो मैंने क्रॉस कर ली, मैं जाऊँ कहाँ? चलिए, आप एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे ही है, आप उतरते हैं लंदन, ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेके उतरते हैं, तो आप सोचेंगे ना मेरी गाड़ी कहाँ से आएगी, मेरा होटल कहाँ है, मैं जिस दोस्त के पास जाऊँ उसका एड्रेस कहाँ है, लोकल सिम कहाँ है, हमें यहाँ लोकली जहाँ जहाँ घूमना है वो कौन सी आइटनरी कौन बनाएगा जी। तो टेररिस्ट जब भी इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करता है लाइन ऑफ कंट्रोल या IB के थ्रू, तो जब तक कश्मीर का लोकल OGW उसको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो नहीं कर ही नहीं सकता। वो दिशाहीन हो जाएगा, उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, खाना पीना मुश्किल है, आर्म अम्युनिशन सप्लाई, असलहा, मैगजीन, गोला बारूद, मोबाइल का सिम, कपड़ा, चिट्ठी, इंफॉर्मेशन, मेडिसिन, एवरीथिंग OGW हैज़ टू हैंडल। सबसे खतरनाक बॉर्डर एरिया कौन सा है सर, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में? खतरनाक इन द सेंस, अगर आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, जिसको कि मैं टेररिज्म से सीधा जोड़ता हूँ, तो डेफिनेटली लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर एक ऐसा एरिया है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल तो नहीं कहते, लेकिन वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। वो है जम्मू बॉर्डर। जम्मू बॉर्डर का जो सांभा, अखनूर, आरएसपुरा एरिया है, जो थोड़ा सा प्लेन है और पंजाब से लगता है, ये बॉर्डर देखने में तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस बॉर्डर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ टनलिंग, सुरंग खोद के, क्योंकि पथरीला जगह है नहीं, मिट्टी है, तो ये सुरंग खोद के केंचुए के माफिक आते हैं। और ये घटना हमारे लिए काफ़ी फैटल होती है। अगर कोई सुरंग खुद गई, अभी भी होता है सुरंग के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। अभी तक तो कोई इस समय नहीं है, बट सुरंग के चांसेस रूल आउट आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी हद तक पहले से खोद के रखते हैं। जो जीरो लाइन है वो पहले से खोद के रखते हैं, उसमें उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें बस वो अपने तरफ, हमारे तरफ बस थोड़ा खोदना होता है। और एक बार उससे निकल गए, इतना ग्रोथ है, इतनी घास है, इतने पेड़ हैं, जंगल हैं, खेती की ज़मीन है, अंधेरा है, बारिश है, ख़राब मौसम है, एक एक इंच निगरानी हो नहीं पाती। और ये खुद के निकल गए तो दे बिकम वेरी डेंजरस टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। एक तो ये हुआ इस मामले में। बांग्लादेश बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के लिए काफ़ी देश की सुरक्षा के लिए वो चिंता की बात है। ये हुआ कैसे? लेकिन अक्सर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतने सारे लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से यहाँ आ गए हैं, ये आ कैसे गए? ये बड़ा एक एक्चुअली इसकी सच्चाई समझने वाली बात है। अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि बांग्लादेश बॉर्डर लंबा है कि पाकिस्तान बॉर्डर, तो मुझे लगता है हर आदमी एक सामान्य सा आंसर देगा कि पाकिस्तान बॉर्डर बड़ा है। बट बांग्लादेश बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर से 900 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है, 4100 किलोमीटर है, क्योंकि बांग्लादेश ऐसे है जिग जैग, 3 साइड से लैंड लॉक्ड है, तो इंडिया का बॉर्डर लंबा हो गया।
और इस बॉर्डर में सुंदरबन जैसे वर्ल्ड के सबसे बड़े मैंग्रोव, सुंदरबन का एरिया इतना डिफिकल्ट है, इंसान को घुसना मुश्किल है। इसके बाद त्रिपुरा के जंगल, कंप्लीट रिवराइन एरिया है, यानी इतनी हिमालयन रिवर्स आती हैं, सारा बंगाल से होकर क्रॉस करती हैं। इतना जान हथेली भी लेके आते हैं वो लोग यहाँ? जो बंगाल वाले एरिया में है वो ज़्यादा जान उसमें उस टाइप के जिसको कहते हैं कि टेररिस्ट नहीं होते। अच्छा। उसमें ज़्यादातर लोग इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा जंगल का एरिया है या इतना बड़ा वाटर बॉडी है वहाँ पे, जी, तो उतना जान अपना रिस्क हाँ, लेके वो आते हैं। वो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क के लिए वो प्रिपेयर्ड भी होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली। पर इतने करोड़ों में आ गए जो ये संख्या आती है। करोड़ों का कोई संख्या एक दिन में नहीं हुआ है, ये करोड़ों घुसे नहीं हैं, लाख मतलब जो आप कह सकते हैं कि मिलियंस लोग पहले आए थे, वो अब बन के करोड़ों हो गए हैं और वो फर्दर मल्टीपल करोर्स हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी जनरेशन्स यहाँ रह गई। यानी अगर कोई इन्फिल्ट्रेट 47, 48, 49, 51, 62, 63 में किया, 65 में, तो आप सोच सकते हैं कि वो इंडिया में रह के एक आम भारतीय और एक बांग्लादेशी में पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखते हैं कि दिल्ली पुलिस या बाकी स्टेट्स में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेशियों की पहचान के लिए कितनी मेहनत हो रही है। जी। उनके डॉक्यूमेंटेशन तक मिक्स हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स दे हैव बिकम एज ओरिजिनल एज योर डॉक्यूमेंट। ऐसे हालत में अब क्या करेंगे? ऐसे हालत में ये बड़ा ही मुश्किल है कर पाना। अभी कितने चांसेस हैं सर? अभी काफी काम। तो बीएसएफ इसमें कितना मुस्तैद रहती है? बीएसएफ देखिए, अंदर आने के बाद आइडेंटिफिकेशन में तो बीएसएफ का रोल नहीं होता है। बीएसएफ का रोल तो खैर सीमा पे है, बॉर्डर पे है, कि वहाँ बिल्कुल जीरो हो, वहाँ वो बिल्कुल ना होने दे। इसका प्रयास भी कर रही है, क्योंकि पूरी बॉर्डर फेंस्ड हो चुकी है। बट ये फेंसिंग भी है, ब्रीचेबल है। कई जगह है जो फेंसिंग डेडिकेटेड ग्रुप ब्रीच कर सकता है, फेंसिंग कट भी जाती है, तार ही तो होता है, उसको काटने के लिए इनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं। नीचे से एक तार काट दीजिए आप, तार में टेंस इतना होता है, हट जाएगा, गैप बन जाएगा। और अगर उस समय एग्जैक्टली कोई देख नहीं रहा है, और एक एक इंच तार देख पाना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप उसको लाइट से कवर कर रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन से कवर करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिस पे फेंसिंग भी नहीं है, यानी उसको कहते हैं नॉन फिजिबल गैप, यानी वो गैप्स हैं जो फिजिबल ही नहीं है भरने के लिए। 75 मीटर चौड़ी नदी है, आप नहीं तार लगा सकते। बाढ़ के समय उफान पे होती है, अगर आप तार लगाने की कोशिश करेंगे बह जाएगा। तो नदी के अंदर से बोट के सहारे भी आ जाते हैं ये। और बहुत सारी जगह जैसे केले के गाछ, केले के पेड़ काटा, वो पकड़ के क्रॉस कर गए, ट्यूब पकड़ के क्रॉस कर गए, ऐसा भी करते हैं। तो ज़्यादातर क्रॉसिंग इस तरीके से होती है। और इंडिया में इनके बंदे बैठे हुए हैं, बॉर्डर एरिया में इनके लोग बैठे हैं जो वहीं से पहले कभी कभी आए हुए थे, बहुत पहले। ये लोग भी नॉर्मल पॉपुलेशन का पार्ट हैं, ये उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। जहाँ वो अंदर आया, उसको लुंगी गमछा बनियान मिल जाएगी, चुपचाप घर में रह रहा है। अब किस किस के घर में जाके रायशुमारी करेंगे? तो ये चैलेंज है। सुरंग खोदते हुए कभी आपकी टीम ने किसी को पकड़ा है कि सुरंग खोदते हुए तो नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन खुद ही सुरंग को डिटेक्ट किया है, खुद ही सुरंग से आदमी निकल रहा है, उसको लाइव देखा है और इनकाउंटर हुआ है। फतवाल पोस्ट जम्मू में घटना हुई थी जी। तो हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स होते हैं हमारे पास, जो हीट को डिटेक्ट करते हैं। अब पूरी रात वो एक एक एरिया को कवर करते हैं। बॉर्डर का सारा एरिया क्रिस क्रॉस उस थर्मल इमेजर से कवर्ड होता है, जिसका मॉनिटर होता है। इट्स इक्विपमेंट इंपोर्टेड फ्रॉम इजराइल। तो उसमें कोई भी आदमी क्रॉस कर रहा है, उसकी बॉडी के हीट को कैमरा जो है सीक करता है, और वो मॉनिटर के ऊपर उसकी एक इमेज देता है, डॉट के फेज में दे। कुत्ता बिल्ली जैसा, कई बार उसमें जानवर छोटे मोटे क्रॉस करते हैं तो संदेह भी हो जाता है कि ये एक्चुअल ह्यूमन बीइंग है कि पशु है। वो सिग्नल मिलते हैं हमको, और उस सिग्नल के दायरे में आने के बाद इनकाउंटर्स होते हैं, मारे जाते हैं। मतलब वो सुरंग खोदते हैं और आप उनको पहुंचा देते हैं? हाँ, जहाँ उनको पहुंचा। हाँ, थोड़ा और गहरा हमें खोदना पड़ता है ना। सर, एनआईए में भी आप रहे, कितना समय एनआईए में? 9 साल के। 9 साल। तो एक सिपाही और एक इन्वेस्टिगेटर में क्या फ़र्क देखा आपने? फ़र्क मेनली एनआईए का ये था, और यहाँ से कि यहाँ हमारा एक कॉम्बैट रोल था। आतंकवाद है, पता है कोई गोली चला रहा है, कोई ग्रेनेड चला रहा है, कोई एम्बुश कर रहा है, कोई ब्लास्ट कर रहा है, उसको ढूंढना, पता करना, इनकाउंटर में फंस गया तो मारना, जिंदा पकड़े तो उठा लाए, अपने एरिया में नहीं होने देंगे। यानी एक जो फ्रंटल टू डील फ्रॉम द फ्रंट एंड टू डील विद द पर्सन जो कि उनका फुट सोल्जर है, जो एक्चुअल गन उठा के चल रहा है, हम उसको डील करते थे।
मारा गया इनकाउंटर में, मर गया, जिंदा है तो जेल चला गया, इंट्रोगेशन हो रहा। एनआईए का पार्ट बिल्कुल अलग है। इनका पार्ट है कि गन लेके जो आदमी आपसे मिला ना, वो गन लेके वहाँ तक पहुँचा कैसे, उसके पीछे की स्टोरी, पूरी कुंडली उसकी पूरी कुंडली, जिसको कहते हैं कि कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी पार्ट, कि हु इज़ द पर्सन हु प्रोवाइडेड गन, हु इज़ द पीपल हु आर सपोर्टिंग। तो कॉन्स्पिरेसी पार्ट जो है उसको इन्वेस्टिगेशन पार्ट कहते हैं, और ये एनआईए का मेन रोल है। सर ये फिल्म में एक चीज़ ये दिखाई गई है कि कैसे जब इनिशियली इंटेलिजेंस के बीच में और बीएसएफ के बीच में एक थोड़ी सी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि इंटेलिजेंस का प्रायोरिटी कुछ और था और बीएसएफ का यानी आपका प्रायोरिटी कुछ और था। ये सिचुएशन आ जाती है, आ सकती है। हाँ। वैसे एग्जैक्टली जो मूवी में दिखाया गया है वो प्रॉब्ली आई थिंक थोड़ा सा सिनेमैटिक फ्रीडम भी वहाँ लिया उन्होंने। जनरली ऐसे सीरियस कन्फ्लिक्ट होते नहीं हैं, और हमारे टाइम में तो एजेंसी टू एजेंसी कन्फ्लिक्ट था ही नहीं। अब शायद हो तो नहीं कह सकता। उसमें ऐसा लग रहा था कि इंटेलिजेंस बीएसएफ पे दबाव डाल रही है कि ऐसा हाँ, करो। वो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में तो है कि जितनी जो एजेंसी जिस पोजीशन में बैठी है, जिसका जो मैंडेट है, वो वहाँ से सबकी अपनी अपनी एक कमांड होती है, सबका एक मैंडेट होता है सरकार के प्रति। तो जो जिस मजबूती के पोजीशन में होता है वो थोड़ा सा अपना वेट एग्जर्ट तो करती ही है, ये तो सच्चाई है। लेकिन जो इसमें दिखाया गया है प्रॉब्ली जस्ट टू क्रिएट सिनेमैटिक लिबर्टी की थोड़ा सा डिप्रेशन भी हमें दिखाना है, अंडरस्टूड, थोड़ा इसके अंदर एक्साइटमेंट भी लाना है, थोड़ा दर्शकों के अंदर भी एक उस टाइप की फीलिंग लानी है कि वो देखो ऐसा, मतलब ऐसा हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली वो नहीं है, उसका एक पुट है, पुट को थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा। फेयर इनफ। हाँ जी। तो इमरान हाशमी, जब आपको पता चला कि आपका किरदार निभाने वाले हैं, तो आप कंफर्टेबल थे या आपको लग रहा था कि कोई और भी हीरो हो सकता था? ये तो सच्चाई है कि हो सकता था, कि ऐसा कौन? मन में आया कुछ और, कोई और हो सकता था। वो इसलिए होता क्या है कि अगर आप मुझे दो नज़रिए से देखिए, एक तो ये है कि मैं एक आम दर्शक हूँ, हाँ, मैं एनएनडी दुबे नहीं हूँ, एक आम दर्शक हूँ, और कोई फिल्म आ रही है तो किस थीम की आ रही है, वहाँ मैं किसको देखना चाहूँगा, एक तो वो मान लीजिए। एक है कि मेरी ही बायोपिक है और कोई किरदार बना रहा है, तो उसको मैं उस नज़रिए से देखूँगा। तो मैं डेफिनेटली मन में ख्याल आया कि इसको अगर कोई और कास्ट करता, जैसे कि विकी कौशल के बारे में ख्याल था, अजय देवगन के बारे में ख्याल था, हमने सवाल पूछे भी थे, हम लोगों के ऑफ एंड डिस्कशंस भी हुए थे। अगर ये करता तो प्रॉब्ली इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करता, ये सब हमारे मन में था। इमरान हाशमी की पहले की फिल्में भी देखी हैं आपने? मैं उनकी खाली शंघाई देखा था। अच्छा। तो लकीली वो अच्छी थी। एक बार उन्होंने भी ये सवाल हमसे पूछा कि आपने हमारी, तो मैं एक देखा था तो मैं बताया, उससे ज़्यादा मैं नहीं देखा था। अच्छा किए थे। तो वो एक और रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर नहीं, बट उन्होंने अच्छे से निभाया है, मतलब मैं कहूँगा नहीं, मेहनत की है मेहनत की उन्होंने। इसमें मेहनत उन्होंने की है, उन्होंने, क्योंकि उनका ये फोटे भी नहीं है, उनका एक स्ट्रांग एरिया भी नहीं है, बट उसने मेहनत की और देखा कि मैं, मतलब उनके अंदर भी लगता था कि टू प्रूव एक उनके सामने भी चैलेंज था कि, और ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है, हाँ जी, हाँ जी, कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट जितना है कि मैं एक किरदार के तौर पे एक एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक ऐसे आदमी के रोल को मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि मेरे से उसके रोल के लेके बड़ी नाइंसाफ़ी ना हो कोई, मुझे उसका ज़्यादा चिंता है, मेरे मन में वो चिंता था जी। वो एफर्ट करते देखा भी, क्योंकि उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग ली, मैं उस दौरान गया था एक बार जी। बट एज ए इंटरव्यूअर, एज ए दर्शक, एज ए नॉर्मल मैन पूछें तो होता ही है सबके अंदर ख्वाहिश की, एवरीबडी वांट्स कि भाई इस रोल में फला होता तो कैसा करता। सर, आपको और एनएसए अजीत डोभाल जी को कीर्ति चक्र मिला है, दोनों को, कभी आपकी मुलाकात उनसे हुई है? मेरी मुलाकात नहीं हुई सर से, मैं सर से मेल से एक बार कांटेक्ट किया था। एग्जैक्टली डायरेक्ट मेल था, कोड में कुछ लिखा? नहीं, डायरेक्ट मेल। हाँ, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट मेल था। मुझे कहीं से वो ईमेल एड्रेस मिल गया था, तो मैं ईमेल एड्रेस से मैंने अपनी पूरी एक पैरा लिख के खुद को इंट्रोड्यूस किया, और मैं कहा कि मैं अभी सेवा से निकल चुका हूँ और मैं ये हूँ, मेरे साथ एक क्रेडिट जुड़ी हुई है, मुझे ये अवार्ड मिला है, और आपको मैं बड़े एक आइडियल नज़रिए से देखता हूँ, एज ए मेंटोर, एज ए गॉडफादर। तो मैं इतना करके मेल डाल दिया था। मेल डालने के बाद मेरे दिमाग में नहीं था कि शायद वो इतने बड़े आदमी वो क्यों मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा कई बार आता है मन में। जी। तो अक्टूबर या नवंबर में मैंने मेल डाला था 2022। ओके। क्योंकि मैं सितंबर में छोड़ा ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 23 में मैं चंडीगढ़ जा रहा था बाई रोड, तो सोनीपत वगैरह क्रॉस किया तो मेरे मोबाइल पे एक लैंडलाइन से
23 करके शुरू का नंबर था, कॉल आया। तो जनरली लैंडलाइन के कॉल बड़े कम आते हैं मोबाइल हाँ, पे। हाँ। तो कॉलर ने बोला कि मैं प्राइवेट सेक्रेटरी टू डोभाल साहब बोल रहा हूँ और आपसे बात करना चाहते हैं। अरे वाह। तो मैं हड़बड़ाया, मेरे गाड़ी में कुछ कोलीग बैठे थे, उनकी डॉटर थी, तो मैंने कहा यार गाड़ी थोड़ा किनारे। ये होता है ना कि वो लाइन पे हैं, आवाज़ कट गई या थोड़ी मैं उनकी आवाज़ सुन नहीं पाया, मेरी वो सुन नहीं पाए, सही बात है। तो आई बी, तो ये मेरा लॉस है। हाँ, मैं दोबारा पता नहीं उनका कॉल आया ना आया, मैं मिला पाऊँ ना मिला हूँ। तो मैं किनारे गाड़ी खड़ा किया, तो उन्होंने सर ने फ़ोन ले लिया। तो बोले कि तो मैंने नमस्कार किया। तो बोले कि मैं तुम्हारा मेल पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं मैं जानता था इतना तुम्हारे बारे में। और फिर वो पूछने लगे कहाँ के हो, कहाँ सेटल हो, कहाँ कहाँ काम किया, बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा ही आस्क्ड एवरीथिंग। ही टॉक्ड ऑलमोस्ट 6 to 7 minutes, ठीक है। जो कि बड़ा, मैं मान के चलूँगा कि ज़्यादा टाइम दिया उन्होंने। इतनी देर बातचीत करी और बोले कि और क्या कर सकते हैं आप। मैंने कहा सर मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपको एक कम्युनिकेट करूं, बाकी मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। बोले कि अभी तो तुम गवर्नमेंट से निकल लिए हो। मैंने कहा सर मैं निकल लिया हूं, और मैंने उनको ये भी हिंट दिया कि मैं कहीं कर भी रहा हूं काम। तो बोले ठीक है। तो मैं लास्ट में पूछा, मैंने सर कैन आई आस्क ए क्वेश्चन। बोले क्या। मैंने सर मैं आपके टच में रह सकता हूँ। बोले यस यू आर अलाउड, यू कैन बी इन माई टच। नंबर दिया उन्होंने आपको अपना? नंबर भी है मेरे पास, मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर भी क्या है, क्या कोड लैंडलाइन वर्ड में नंबर सेव भी। किया उनका नंबर आपने? मैं तो सीधे ही सेव कर लिया, क्योंकि मैं सोचा इसको कोड में सेव करूं, मेरे कोड भूल जाए तो ये नंबर मैं ढूंढूंगा कैसे इनका, और उसमें तो कुछ आएगा नहीं। और ऐसे नंबर तो मैं सीधे सेव कर लेता हूं कि मेरे मेमोरी में रहे, क्योंकि अब थोड़ा फ्रेश हो, आप यंग हो तो ज़्यादा याद रहता। सर हमारी अच्छी दोस्ती है, हम अपने दोस्तों के नंबर एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं कि बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आपने उनसे पूछा नहीं बात करते वक्त अजीत डोभाल सर से कि आप कहीं मुझे देख तो नहीं रहे हैं? नहीं, ये पूछने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि मुझे सोचना चाहिए था कि देख भी सकते हैं। आप अभी सिक्योरिटी लेके चलते हैं साथ में, आपको लगता है लाइफ को थ्रेट है आपके कभी? देखिए, लाइफ के थ्रेट को सोचना, परसीव करना तो वाजिब है, वो सोच मैं भी सकता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी लाइमलाइट में चीज़ें हो गई और फिल्म वगैरह भी आ गई, बाय नेम आई, बायोपिक आई, और शुरू के इनिशियल इनकाउंटर के 2-3 साल के अंदर तो कम्युनिकेट भी हमें करते थे वो लोग। अच्छा। कहीं कहीं से इंटरसेप्शन आता था तो हमें धमकी बताया आती जाता। थी? हाँ, उनका आता था, बीएसएफ उसको इंटरसेप्ट करती थी, बताती थी। और मैं कुछ सालों तक कश्मीर की कोर्टों में बयान वयान देने जाता था, उन तमाम पकड़े मारे मुकदमों के सिलसिले में बुलाया जाता था। तो बड़ा सिक्योरिटी वो लोग देते थे, और एक आध बार डर भी लगा हमको। डर इन द सेंस कि कोर्ट के प्रोटोकॉल के हिसाब से अंदर वेपन ले नहीं जा सकते आप। तो मैं चैम्बर में डायरेक्ट जा रहा हूँ, वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बैठा है, मैं अनगार्डेड हूँ, देख रहा हूँ वहीं एक्यूज्ड भी बैठा है जिसको मैं पकड़ा था इतने साल पहले, वो आराम से पीपी के रूम में बैठा है। मैं देख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार, इसकी जो मैंने गत बनाई थी 5-7 साल पहले, अगर ये मुझको पा जाए, ये बल्कि देख रहा होगा रोस्ट कैसे करें। तो मैं अपना काम धाम करके निकल लिया। मैंने कहा भाई अब ये कोर्ट में क्या, क्योंकि फैमिली का क्या रिएक्शन होता था सर ऐसे सीन में? फैमिली को मैं ये वाला पार्ट ज़्यादा नहीं बताता था। वो दिखा भी है फिल्म में? हाँ, ज़्यादा नहीं बताता फाइल साइन था। करके आ रहा हूँ। हाँ, मतलब ये था उन्हें जो पता लग गया, तो जैसे एक केस हुआ था, परिवार तो साथ ही था, मेरे बच्चे मेरे 4 साल पढ़े, बड़े बेटे का बोर्ड वहीं से हुआ। बल्कि एक फिल्म अभी हाल में ही मैं किसी एक आर्मी के बड़े हेडक्वार्टर में बुलाया था, उन्होंने तो मूवी देख रहे थे, तो जनरल साहब ने बोला कि वो पूछने लगे जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या फिक्शन, कितना इनपुट, तो मैं उन्हें बताया। तब तक वो फैमिली का सीन चल पड़ा। तो बोले कि ऑब्वियसली सर फैमिली तो वहाँ इसे सिचुएशन में नहीं रखा होगा, वो तो फिल्म ने दिखाया। मैंने कहा नहीं सर। तब उन्हें मैंने बताया कि नहीं ये बिल्कुल सही दिखाया है, मेरा परिवार था, और मेरे कश्मीर से निकलने के 1 साल बाद वो लोग आए, क्योंकि बेटे का बोर्ड था, फॉर्म भरा जा चुका था, उसका सेंटर। हाँ, 1 साल वाइफ हुई नहीं केंद्रीय विद्यालय के चक्कर में। तो परिवार का जो एस्पेक्ट दिखाया है वो सही दिखाया, ज़्यादा उनसे शेयर नहीं करता था। तो एक टेररिस्ट का इंट्रोगेशन हो रहा था, तो उसका इंट्रोगेशन थोड़ा सा इंट्रोगेशन रूम के बाहर स्पिल ओवर हो गया, यानी क्लोज कमरे के थोड़ा बाहर चला गया वो इंट्रोगेशन। बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो उसको हमें थोड़ा बर्फ़ के उस सर्द मौसम में उस सफ़ेद पड़ी हुई बर्फ़ के -डिग्री पे उसको थोड़ा चलाना था हमको। तब तक लेडीज़ वॉक करने के लिए निकल गई अपने कमरे से, तो वो अंदर वॉक करने के लिए 50 मीटर की तो रोड होती थी, कोई ओपन एरिया में था नहीं। तो उन्हें हल्का सा झलकी मिला कि ये तो बड़ा
इंट्रोगेशन कुछ इस टाइप का होता, तो फिर हम लोग किनारे लेके चले गए। हमने कहा मैडम पता नहीं था आप लोग आ रहे हो, वो कमांडेंट की वाइफ भी थी। तो कहने का मतलब कि ये तब नहीं इतना होता था। हमारे वेपन, ग्रेनेड के पाउच, मैगजीन्स वगैरह देख के उनको आइडिया लग जाता था। तो कैसे और क्या चला रहे थे आप इंट्रोगेशन में? अब उसको शायद बर्थडे सूट में ही हम चला रहे थे अच्छा। बर्फ़ पे, तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा फसाद हो गया। वो अभी भी उन लोगों को याद है, कभी मिलते हैं तो कहता हूँ, मैंने कहा मैडम सॉरी, इट वाज नॉट इंटेंशनल। मुझे क्या पता था किसी समय आप लोग आ जाएंगे। नीचे उतर के उसी रोड पर आ जाएंगे। हमने को बोला तो हमारी टेरिटरी है, हमें जो करना है कर रहे हैं। और दूसरा रहा कि 2 सुसाइड अटैक बच्चों ने कैंपस पे देखा लाइव। वो कैंपस के अंदर ही थे, जैसे हम आप इस रूम में बैठे हैं और इसी बिल्डिंग पे अटैक हो रहा है। दे कुड फील द बुलेट्स, दे कुड सी द ग्रेनेड्स फॉलिंग, दे कुड सी द टेररिस्ट बीइंग किल्ड। तो वो चीज़ तो हम नहीं अवॉइड कर पाए, क्योंकि अब उसी पे रह रहे हो, घर पे अटैक हो रखा है तो आपको उसका तजुर्बा होगा ही होगा। बाकी बाहर ज़्यादा क्या हो रहा है, हम लोग बहुत कई बार बच्चे एक्साइटेड भी होते थे, अगर फॉरेन टेररिस्ट है तो कैसा दिखता है, क्या है, तो वो हम लोग अलग वो एरिया रखे हुए थे। सर एक सवाल टीम पूछना चाह रही है कि एनएनडी दुबे के बेटे तो नहीं है कहीं शिवम दुबे क्रिकेटर? नहीं, क्योंकि फिल्म में आपने कई बार बेटे के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करते क्रिकेट हुए खेला, देखा है। वो बड़ा बेटा है, कुशल दुबे उसका नाम है। ठीक है। ही इज इन कारपोरेट। अच्छा। तो क्रिकेट वो भी सही दिखाया है फिल्म में? वो क्रिकेट वाली बात सही है। मेरी बेटी जो खेलती थी तो आउट हो जाती थी तो मानती नहीं थी वो। अच्छा। तो कहती थी नहीं मैं नहीं आउट हूँ। अभी भी हम उसको चिढ़ाते हैं और इस फिल्म के टाइम पे भी चिढ़ाए जी। तो भाई उसको बोला कि तुम बार बार आउट होती थी, तुम मानती नहीं थी। कहती मैं जब तक बैटिंग करूंगी तो मन करेगा। तो क्रिकेट वाली बात सही है। तो शिवम दुबे का एनएनडी दुबे से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं है। चलिए भी क्लियर। आई जस्ट सी हिम एंड रिस्पेक्ट हिम एज ए क्रिकेटर एंड फील हैप्पी। सर चलते चलते हमारे व्यूअर्स को ये बस समझा दीजिए कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अलग अलग, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, परसेप्शन में लोगों का अलग अलग है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे समझाना चाहेंगे? व्यूअर्स को क्या समझाएंगे? इसको मैं ये समझाना इस तरह से चाहूँगा कि इन सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा अलग अलग रोल है और ये नेशनल सिक्योरिटी कैनवास पे सब कन्वर्ज होते हैं एक साथ। जी। इंडियन आर्मी का बिल्कुल अलग रोल है और देश की सुरक्षा, जैसे कि आपने अभी हाल में ही देखा मई महीने में, कि मेरा कहता भी हूँ मैं कि दुनिया में बड़े कम कंट्री हैं जिसने 6 वार लड़ा है दुनिया में। वर्ल्ड में वेरी फ्यू कंट्रीज हु हैव फॉट 6 वार्स और इंडियन आर्मी का बड़ा प्रूवन रिकॉर्ड रहा है। आज के तारीख में पूरे भूमंडल पे इतनी मजबूत आर्मी बड़ी कम है जी। तो उनका एक अलग रोल है। जब देश के सामने परिस्थिति आएगी तो उनका अपना रोल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई गई है। बॉर्डर गार्डिंग रोल में इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नो वार नो पीस। और हमारा वार टाइम में भी रोल है, वहाँ भी हमारे पास छुटकारा नहीं है। और जब वार नहीं है तब तो 365 दिन वैसे ही वार है पाकिस्तान बॉर्डर पे। हमारा एक बिल्कुल अलग रोल है, टू प्रिवेंट एंट्री एंड एग्जिट टू द इंडियन बॉर्डर्स फ्रॉम मोस्ट डिफिकल्ट टेरिटरी एंड आल्सो टू फाइट अगेंस्ट द प्रॉक्सीज, टू फाइट अगेंस्ट द पाकिस्तान्स प्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, इन्फिल्ट्रेशन, वॉट एवर इट इज़। और प्रॉपर टेररिस्ट भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसको भी हम हैंडल करते हैं। और जब वार छिड़ेगी, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एक भी पोस्ट विड्रा नहीं हुई, एक भी आदमी पोस्ट से विड्रा नहीं हुआ और हमारी एक भी पोस्ट बर्बाद नहीं हुई। सारी पोस्टें मुकम्मल लड़ी हैं, कश्मीर से लेकर जम्मू तक। बड़ा अच्छा रोल रहा है। अब रही पुलिस का बिल्कुल अलग रोल है। पुलिस के बहुत चैलेंजिंग रोल है। कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सोशल क्राइम, भारत की नसें अंदर से, इंटरनल वेन्स भारत की काम करती रहें, इस पे वो काम करते हैं। तो कम अधिक के तौर पे हम नहीं करते, हम एक कोलैबोरेटिव, कोऑपरेशनल, सपोर्टिंग ईच अदर। और मैंने जो टाइम देखा है वो यही वाला देखा है। कश्मीर का फेज़ तब आरआर भी नहीं बनी थी जब मैं शुरू में गया था 94-97। इन्फेंट्री के रेगुलर बटालियन थी और अभी मुझे 10 ड्यू ने बुलाया था। आर्मी की कई फॉर्मेशन मुझे बुला चुकी, मैं बीएसएफ अफसर हूँ। उनके पास योद्धाओं की कमी नहीं है, उनके पास विजेताओं की कमी नहीं है आर्मी के पास, लेकिन वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी वैलर गैलर स्टोरी को भी इतना अप्रिशिएट करते हैं और उसको भी उन्होंने उतना रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने बुलाया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जेके पुलिस तो हमारी मुरीद है। मतलब मैं तो हॉस्पिटल डे से गया तो पूरी एसओजी मेरे घर पे खड़ी थी, पूरी एसओजी टीम मेरे घर पे खड़ी थी, मेरे घर के नीचे कश्मीर में, कि आज आप आ रहे हो सर दिल्ली से ट्रीटमेंट में ब्रेक लेके, तो हम सब मिलने आए हैं, अपना रिस्पेक्ट करने। मेरा तो वो टाइम था और मैं पूरे सक्सेस बांट के खाता था। सक्सेस स्टोरी डिस्ट्रीब्यूट जस्ट शिरडी के साईं बाबा का प्रसाद है।
सबके हाथ में जाना चाहिए, मेरा अकेला नहीं है। ये मुझे बड़ा पे किया, ये एटीट्यूड बहुत पे किया। आपका फेवरेट वेपन कौन सा था? मेरा AK-47 बहुत फेवरेट है। फायरिंग मेरी पिस्टल की अच्छी है। अभी रखा है कोई वेपन आपने अपने पास? मतलब अभी नहीं, मतलब वैसे घर पे है कोई? नहीं, मेरे पास तो दादाजी की गन है। हाँ। दादाजी की डेथ हुई तो गन हमने ट्रांसफ़र करा ली, वो रखी है। बट ये गन तो एक कह लीजिए कि इमोशनल और सेरेमोनियल पर्पज़ के लिए है। लेकिन जिस दिन वेपन सरकार में तो सिस्टम है, आपको पता ही है। बट आई लव्ड AK-47 और मैं तब इवन मेरा दाहिना हाथ ख़राब हो गया, बाएं हाथ से भी पिस्टल फायरिंग आज भी मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। आई नीड ए वेपन एंड टारगेट। फोर्सेस पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे बनी कोई फिल्म आपको जो सबसे अच्छी लगती हो? लक्ष्य बहुत अच्छी लगी थी। ओके। लक्ष्य बहुत अच्छी लगी थी मुझे। आई थिंक बहुत बढ़िया बनाई गई थी। उड़ी भी बहुत अच्छी बनी। उड़ी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था देखने का। बट जिसको कहते हैं ना कि यू गो टू द कोर टू द ओरिजिनलिटी, बहुत अच्छी थी लक्ष्य। बीएसएफ के बारे में एक फिल्म में सबसे ज्यादा जो सबको याद आता है वो सुनील शेट्टी का रोल था जो बॉर्डर में उन्होंने निभाया था। तो आपने देखी थी वो फिल्म? देखी थी। सबने देखी हो तो कैसा उन्होंने कैसा किया? वो अच्छा रोल किया था। सुनील शेट्टी का रोल बहुत अच्छा था। बट वो प्राइमरीली फिल्म बनी एक अलग ऑब्जेक्टिव से थी। उसमें एक बीएसएफ का एक विजिबिलिटी दिखाया था सुनील शेट्टी के थ्रू। रियलिटी से लेना देना था कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि उसमें ये दिखाया था कि मेरे साथ मेरे टीम के 3 लोग और यहाँ रुकेंगे जो चंदपुरी सर के साथ वहाँ पे रुके थे, सनी देओल के साथ। तो आप कह रहे हैं रियल में ऐसा, रियलिटी में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। वो कहानी भैरव सिंह की बेसिकली है। बीएसएफ के नायक भैरव सिंह, जिनकी अभी डेथ हुई है 2024 में, उनकी चरित्र को दिखाया है कि एक सीमा सुरक्षा बल का एक नायक, उसने बड़ा रोल प्ले किया था क्योंकि ओवरनाइट बहुत क्रिटिकल नाइट थी वो, जब वो लोंगे वाला बहुत क्रिटिकल नाइट थी। बाद में एयरफोर्स ने उसको हैंडल किया। उनके रोल को शो करने की कोशिश की गई है और ये दिखाया है कि वार टाइम में इंडियन आर्मी का जब एक ऑफेंसिव कॉलम मूव करेगा या पाकिस्तान का ऑफेंसिव कॉलम मूव करेगा तो उस समय बीएसएफ जो ग्राउंड फोर्स है 1965 से वहीं बैठी हुई है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है आर्मी से जी, और वो गाइड का वर्क कितना बढ़िया करती है क्योंकि लोकल एरिया का नॉलेज उससे ज़्यादा किसी को नहीं होता। और आर्मी अभी ही आई है चार्ज लेने। अब नेचुरली आर्मी में तो मान लीजिए कि किसी को कहा गया कि आप यहाँ से पोखरन बॉर्डर पिलर टू पिलर, वो एरिया आपको दे दिया गया जी। उसमें कोई भी हो सकता है, 2022 का भर्ती अफसर हो सकता है, 24 का हो सकता है। उसने थार देखा ही नहीं है। बीएसएफ को उसके 24 घंटे का जो स्पंदन है ना मिट्टी का और अक्रॉस बॉर्डर के अक्रॉस की जो इन्फॉर्मेशन है, मौसम, हवा, क्लाइमेट, वेदर, दोहरा, गैप, बॉर्डर पिलर, कहाँ डिप्रेशन है, कहाँ चढ़ाई है, कहाँ से गाड़ी निकल सकती है, ये सारी जो नॉलेज है और लोकल पॉपुलेशन से जो मेल जोल है, उसका एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है बीएसएफ, एक रिपोजिटरी है। और उस मौके पर ये बड़ा हेल्पफुल होता है आर्मी के लिए। आर्मी से एक्नॉलेज भी करती है और इन्होंने ऑलरेडी एक बेस बना रखा है। आप आएंगे तो आपको खाना पानी रहने की जगह भी तो मिलेगी, लॉजिस्टिक्स भी तो चाहिए, कहाँ रहेंगे उस दौरे पे। तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा आर्मी का कह लीजिए ना, एक ऐसा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तंत्र है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि इक्वली ट्रेंड आर्मी, यानी लिमिटेड वार लड़ सकती है। ये फर्स्ट झटके भी ये सब झेल लेगी। बाद में फिर ऑफेंसिव लॉन्च होता है, फिर आप मैचिंग रिस्पांस देते हैं कि दुश्मन के देश का क्या कैपेबिलिटी है, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड देते हैं। लेकिन बीएसएफ की इन प्लेस रियल टाइम सिचुएशन में इन्फेंट्री बटालियन का रिस्पांस करने का पूरा इक्विपमेंट उसके पास, उनके पास आराम से। आर्टिलरी हमारे पास तोपखाना तक है। अगले जन्म में भगवान एक विश दे आपको तो आप फिर से बीएसएफ में सीमा सुरक्षा हो गया। कोई मैं देखना चेंज नहीं करना चाहते हैं एजेंसी? नहीं, यही बीएसएफ इसने बहुत कुछ दिया, लाइफ बदल दी इसने। मैं कुछ और बनना चाहता था, कुछ और बना, जो बना उसके सारे मुकाम दिए और बड़ा एक थ्रिलिंग, चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग लाइफ दिया जिसमें पता ही नहीं लगा हम इस उम्र तक कैसे आ गए। नहीं तो बड़ी बोरिंग लाइफ कोई होती, कहीं बैठे होते, कुछ कर रहे होते, सुबह शाम मौसम देखते, बादल देखते, बारिश देखते अभी पता ही नहीं लगता, कुछ नहीं पता लगता, टाइम नहीं होता। नहीं सर, और आपकी सेवा और आपकी बहादुरी की वजह से आज देश में कई लोग हैं जो सुरक्षित हैं, जीवित हैं। एक गोली लेकर आप अपने शरीर में अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, लोगों को इंस्पायर करते रहें। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच NND दुबे सर। ये पॉडकास्ट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने दोस्तों और फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से उसे ज़रूर शेयर करिएगा।
सर जाते आते व्यूअर्स को क्या बोलेंगे आप? व्यूवर्स को मैं यही बोलूँगा कि हम मतलब हो सकता है थोड़ी सीरियस बात लगे आपको। सर आप मुस्कुरा के बोलेंगे तो भी सुन लेंगे हम। मैं सीरियस बात ये है कि हम पूरी दुनिया के जिस हिस्से में भारत है, इसके अंदर वो क्षमता है कि कभी भी सिक्योरिटी इशू फ्लेयर अप हो सकता है। तो इसके लिए एक बावर्दी या एक यूनिफॉर्म में ही किरदार ज़रूरी नहीं है, उनका जो रोल है वो तो करेंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे देश में मई में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, किसी ने मार्च में नहीं सोचा होगा। तो मतलब पीस थोड़ी सी फ्रेजाइल रहती है कश्मीर की, और बॉर्डर्स इशू भी हमारे उनके अंदर इतने एलिमेंट हैं कि कभी भी वो कोई भी चीज़ फ्लेयर अप हो सकती है। एज ए नेशन वी मस्ट apply our complete potential in whatever responsibility and किरदार we are। यही देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, इसके लिए तैयार रहें, बाकी ठीक। थैंक यू वंस अगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत सारी रौनक जी, बातें आपने बताने के लिए। बुलाया और अच्छा लगा बातचीत करके। ये लोग जबरदस्ती पूछ रहे हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है, मतलब आई डोंट नो क्यों नहीं पूछ नहीं, रहे हैं अब ये बेशक जबरदस्ती पूछ रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा बोलूँगा। मैं तो अच्छा बोलूँगा। आप। और सर ने आते ही आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुआ के टाइम से वो हमको सुन रहे हैं, और हाँ, उस टाइम से ही हमें आपने काफ़ी, आप उत्तर प्रदेश के माटी से हैं सर मुझे पता है। और आप बड़े, आपकी बातचीत सुनी तो बड़े आप ज़मीनी सच्चाइयों से जुड़े रहे हैं, जिसमें बड़ी चीज़ हमारी मैच की है। नहीं बिल्कुल मैच की है सर, बिल्कुल। आई थिंक ज़्यादातर देश इसी ज़मीनी सच्चाई से जुड़ा ही हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एंड सच एन ऑनर टू होस्ट यू वंस अगेन। सेम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गाइस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच।